क्या हो अगर एक सबसे कमजोर और फट्टू सा लड़का अचानक से एक ऐसी एस क्लास सिस्टम एबिलिटी अवेकन कर ले जिसे देखकर लिटरली गॉड्स के भी पसीने छूट जाएं। वेलकम टू द एस सीरीज। आज हम जिस एनिमे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप इतनी भयंकर स्पीड से होता है कि बाकी सारे ओपी कैरेक्टर्स उसके आगे बच्चे लगते हैं। इस एनिमे में एक्शन और थ्रिल का ऐसा डोज है जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और चलो इस बवाल स्टोरी को बिना किसी पकाने वाले फिलर के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत आज के मॉडर्न जापान से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर आउरी अपनी छोटी बहन अकारी के साथ एक एकदम शांत जिंदगी बिता रहा था। लेकिन इनकी इस खुशी को तब ग्रहण लग जाता है जब उसकी बहन को एक ऐसी खौफनाक और लाइलाज बीमारी जकड़ लेती है जिसका आज तक कोई क्योर नहीं बना है। इलाज का खर्चा इतना भयंकर था कि आउरी जैसी एक आम पार्ट टाइम नौकरी करने वाले के लिए इसे चुकाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए रातों रात मोटा पैसा छापने की मजबूरी में वो सोशल मीडिया की दुनिया का रास्ता चुनता है। अब बदकिस्मती से वो कोई एटीट्यूड वाली छपरी लड़की तो था नहीं जो इंटरनेट पर अपनी रील डालकर लाखों छाप ले। इंटरनेट की कड़वी सच्चाई भाई। तो उसे पैसे कमाने का एक नया जुगाड़ खोजना पड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा मोस्ट हेटेड यूट्यूबर बनेगा जिसे लोग सिर्फ इसलिए देखें क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उसे उसके कर्मों की सजा मिले। उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस तब रॉकेट की तरह उड़ने लगा जब उसने बड़े बड़े प्रोफेशनल फाइटर्स को चैलेंज करना शुरू किया। वो कैमरे के सामने उन पर अचानक से हमला कर देता, बिना किसी इज्जत के उन्हें बुरी तरह पीटता, उन पर थूकता और फिर एक फट्टू की तरह वहां से भाग निकलता। इन हरकतों ने देखने वालों का खून खौला कर रख दिया। वो लोग उसे एक कायर और कचरा इंसान बुलाते थे जो कभी आमने सामने की फेयर फाइट नहीं जीत सकता। लेकिन आउरी को इन गालियों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसी नफरत से उसके व्यूज और चैनल की रीच आसमान फाड़ रही थी। हाल ही में उसने एक बेहद पॉपुलर एमएमए क्रिएटर पर धोखे से हमला करके उसकी जमकर धुलाई कर दी और फिर पुलिस के आने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। ये कांड पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। और हर तरफ लोगों को यही बात करते हुए सुनता है कि इस जेक पॉल जैसे बदतमीज यूट्यूबर की जमकर हड्डियां तोड़नी चाहिए। पर हमारा ओपी आउरी एकदम चिल मारता है। वो अपने फोन में कमेंट्स चेक करता है जहां लोग उसके लिए भयंकर नफरत उगल रहे थे, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बस जोर से हंसता है और अपनी कमाई देखता है जो इस वक्त पूरी तरह से आसमान छू रही थी। कुछ ही देर बाद वो अगले स्टेशन पर उतरता है और उस अस्पताल में जाता है जहां उसकी बहन अकारी पिछले कुछ वक्त से भर्ती थी। वो देखता है कि अकारी चुपचाप अपने फोन को घूर रही है, इसलिए वो उसे लेटकर थोड़ा आराम करने को कहता है। अकारी उसे प्यार से जवाब देती है कि वो पूरे दिन से आराम ही कर रही थी और अब वो अपने भाई से बात करना चाहती है। और वो पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। अब आउरी उसे अपने पैसे कमाने के इस काले सच के बारे में बता तो सकता नहीं था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे और वो उसी में बिजी था। वो उसे मिठाइयों का एक पैकेट पकड़ाता है, लेकिन अकारी बहुत अच्छे से जानती थी कि मीठे के मामले में उसका भाई कितना बड़ा लालची है। वो उससे पूछती है कि उसने आज कितनी मिठाइयाँ खाई हैं। पहले तो आउरी झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने सिर्फ 3 खाई हैं, लेकिन अकारी को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था। वो उसे सच उगलने को कहती है, जिस पर आउरी मानता है कि यहाँ आने से पहले वो 6 केक डकार चुका है। अकारी उसे डांटते हुए कहती है कि उसे अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और दिन में बस एक ही मीठी चीज़ खानी चाहिए। फिर वो माँ की तरह पूछने लगती है कि क्या वो ठीक से अपना ध्यान रख भी रहा है या फिर सिर्फ रात भर जाग रहा है और अपने कपड़े तक नहीं धो रहा। थोड़ी देर बाद वो अपना केक खाना शुरू करती है, लेकिन शायद उतना सा केक भी उसके कमज़ोर शरीर के लिए ज़्यादा था और उसे ज़ोर से खांसी आने लगती है। ये देखकर आउरी की जान हलक में आ जाती है और वो घबराकर नर्स को बुलाने भागता है, लेकिन अकारी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। अकारी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर उसका साथ क्यों छोड़ रहा है, लेकिन आउरी उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है। वो बताता है कि सिर्फ 1 महीने में वो दोनों अमेरिका जा रहे हैं, जहां एक बेहतरीन डॉक्टर उसका इलाज करेगा और उसकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर देगा। अकारी अभी भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अमेरिका में एक छोटी सी पट्टी का बिल भी इंसान को सड़क पर ले आता है। पर उसका भाई उसे टेंशन ना लेने को कहता है। वो उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और उसकी तगड़ी कमाई की वजह से पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बाद में आउरी अनाथ आश्रम के उन दिनों को याद करता है जब बूढ़े वार्डन सभी अनाथ बच्चों को सिखाते थे कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन आउरी इस सीख के बिल्कुल खिलाफ जा चुका था। अगर मेहनत से अच्छे पैसे कमाने का कोई भी सीधा रास्ता होता तो वो पक्का वही करता, लेकिन बदकिस्मती से उसे कभी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, उसका फौलादी शरीर जो लड़ाई झगड़ों में बहुत आगे था। वो सोचता है कि कैसे उसने अनाथालय की सारी शिक्षाओं को तोड़ दिया है, लेकिन अब उसे इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अगर अकारी की जान बचाने के लिए उसे पूरी दुनिया को आग भी लगानी पड़े तो वो बिना सोचे ऐसा कर देगा। इस बात को 1 महीना बीत चुका था और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बिल्कुल गायब था। लोगों में अफवाहें फैल रही थीं कि या तो किसी गुस्से में भरे गुंडे ने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया है या फिर उसने पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। लेकिन आउरी असल में जिंदा था और अपने एक कमरे के छोटे से घर में बिल्कुल चिल कर रहा था।
वो जनरल स्टोर से लाए गए पुडिंग खा रहा था और फोन पर अकारी से बात करते हुए पूछ रहा था कि क्या उसे भी थोड़ा खाना है। अकारी खुशी से जवाब देती है कि उसे चॉकलेट पुडिंग बहुत पसंद आएगी। इसलिए आउरी वादा करता है कि जब वो अगली बार उससे मिलने आएगा तो अपने साथ पुडिंग जरूर लाएगा। वो अपने जिंदगी से काफी खुश लग रहा था और जल्द ही फोन हाथ में पकड़े हुए गहरी नींद में सो जाता है। रात के वक्त जब वो अच्छे अच्छे सपने देख रहा था तभी एक जोरदार आवाज से झटके में उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उसके ठीक ऊपर एक अजीब सा आदमी एक भारी हथौड़े लिए खड़ा था। वो घुसपैठिया बिना सोचे समझे सीधा आउरी पर हथौड़ा दे मारता है, लेकिन अपनी ओपी फुर्ती के दम पर वो सही वक्त पर वहां से हटकर बच जाता है। मार से बच निकलने पर वो हमलावर उसे गुस्से में गाली देता है और लगातार 3 और खतरनाक हमले करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना आउरी का फोन था। एक बार फिर आउरी बाल बाल बचते हुए छलांग लगाता है और खुद को बचा लेता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसका फोन उसके हाथ से छिटक कर नीचे गिर जाता है। बस यही वो पल था जब आउरी का दिमाग ठनकता है। उसे एहसास होता है कि ये अजीब हथौड़े वाला साइको उसके पीछे नहीं बल्कि उसके फोन के पीछे पड़ा है। शुक्र है इससे पहले कि वो आदमी फोन को चकनाचूर कर देता, आउरी फुर्ती से अपना फोन वापस झपट लेता है और अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागने लगता है। आउरी ने हमलावर को चकमा देने की उम्मीद में एक अच्छी रोशनी वाले पार्क की तरफ दौड़ लगाई और भागते भागते ही अकारी को मैसेज किया कि उसके घर में एक पागल घुसपैठिया घुस आया है। अकारी खौफ में उसे लगातार मैसेज करती है, उसे वहां से भागने और पुलिस के पास जाने को कहती है, लेकिन भागने या फिर पुलिस को बुलाने की बजाय ये बेवकूफ मौत को सिर पर देखकर भी फोन पर अपनी बहन से चैटिंग कर रहा है। भाई यमराज पीछे हथौड़े लिए दौड़ रहा है और इसे अपनी टाइपिंग स्पीड चेक करनी है। इससे पहले कि आउरी कुछ और समझ पाता, वो हमलावर एक बार फिर उसके बिल्कुल सामने आ धमकता है और उस पर जोरदार वार करता है, लेकिन इस बार भागने की बजाय वो वहीं डटकर खड़े रहने और पलटवार करने का फैसला करता है। वो एक जोरदार किक मारकर उस भारी हथौड़े को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर हमलावर की भी आंखें फटी रह जाती हैं। फिर आउरी अपना काउंटर अटैक लॉन्च करता है, जिसे वो घुसपैठिया बड़ी आसानी से रोक लेता है। आउरी बिना रुके अपने मुक्कों की बरसात जारी रखता है और बीच में एक तगड़ी किक भी जड़ता है, लेकिन उसके सारे अटैक्स या तो हवा में खाली चले जाते हैं या फिर वो हथौड़े वाला साइकोपैथ उन्हें चुटकियों में रोक लेता है। वो घुसपैठिया एक बार फिर आउरी के हाथों से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है और बस इंच भर से चूक जाता है। आउरी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था, उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये पागल इंसान चाहता क्या है। तभी वो घुसपैठिया चिल्लाकर उसका पूरा नाम पुकारता है। वो कहता है कि वो जानता है कि आउरी एक क्रिंज यूट्यूबर है जिसका काम बिना किसी बात के भड़काऊ वीडियो डालना और लोगों को ट्रिगर करना है। वो खुलेआम बेइज्जती करते हुए कहता है कि उसने इसके वीडियो देखे जरूर हैं पर अपनी मर्जी से नहीं, और इसके वीडियो इतने घटिया होते हैं कि उन्हें देखकर उसे सच में उल्टी आ जाती है। भाई ने बिना लड़े ही ईगो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब सुनकर आउरी को लगता है कि ये आदमी उन्हीं नफरत करने वाले हेटर्स में से एक है जिसने उसे सबक सिखाने का ठेका ले लिया है। मौत को सामने देख आउरी सीधा अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए तहे दिल से माफी मांगने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने जो भी घटिया हरकतें की वो सिर्फ पैसों के लिए थीं, क्योंकि उसकी छोटी बहन बहुत बीमार थी और उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। वो कसम खाते हुए कहता है कि बहन के ठीक होने के बाद से उसने ये सब बकवास काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो यहाँ तक कह देता है कि ये आदमी चाहे तो उसे जितना मर्जी पीट ले, लेकिन वो भीख मांगता है कि प्लीज उसे हमेशा के लिए शांत ना करे, क्योंकि उसे अभी अपनी बहन का सहारा बनना है। वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फोन को हाथ ना लगाए, क्योंकि वो अभी अपनी बहन से चैट कर रहा है जो बहुत दूर है और वो उससे अपना कनेक्शन नहीं खोना चाहता। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बूम, उस आदमी ने अपने हथौड़े से उसके फोन पर एक और जोरदार प्रहार कर दिया। आउरी चीखते हुए उसे पीछे हटने को कहता है। वो फिर कहता है कि तुम मुझे जितना चाहे पीट लो, पर वो रहस्यमयी आदमी जवाब देता है कि उसे आउरी से कोई लेना देना नहीं है। उसका टारगेट तो बस उस फोन को जल्द से जल्द चकनाचूर करना है। अचानक वो घुसपैठिया थोड़ा शांत होता है और एक ऐसा सच बोलता है जो आउरी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है कि आउरी किसी पागल की तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसकी बहन को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आउरी इस भयानक सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। वो चिल्लाता है कि अगर उसकी बहन जा चुकी है तो वो अपने फोन पर लगातार किससे बात कर रहा है। असल कहानी कुछ यूं थी दोस्तों कि अमेरिका ने बिना किसी वजह से वेनेजुएला पर धावा बोल दिया था। इस वजह से अकारी की अमेरिका जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई और सही वक्त पर इलाज ना मिलने के कारण अगले ही कुछ दिनों में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अपनी प्यारी बहन को खोने का दर्द आउरी के लिए इतना भयानक था कि वो इस सच्चाई को हजम ही नहीं कर पाया। सदमे में वो अपनी बहन के अंतिम संस्कार तक में नहीं गया और खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। वो पागलों की तरह लगातार अकारी को मैसेज भेजता और उससे एक रिप्लाई की भीख मांगता रहता। फिर एक दिन जब वो उदासी में डूबा जंक फूड खा रहा था, तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके मैसेज पर रीड कट्टे का आ गया और अकारी का रिप्लाई आया। आउरी को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन वो टाइप करने वाली बिल्कुल अकारी ही लग रही थी, क्योंकि उसे वो सारे गहरे राज पता थे जो सिर्फ अकारी को पता हो सकते थे। इस घटना ने आउरी को पूरा यकीन दिला दिया कि स्क्रीन के उस पार कोई और नहीं बल्कि उसकी असली अकारी ही है।
और उसने दुनिया की कोई भी सच्चाई मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी अचानक कहानी में एक खौफनाक ट्विस्ट आता है। उसका फोन ग्लिच करने लगता है और स्क्रीन पर अकारी का वीडियो फीड चालू हो जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए पूछ रही थी कि क्या उसका भाई ठीक है। लेकिन इससे पहले कि आवरी अपनी बहन को कोई जवाब दे पाता, वो घुसपैठिया फुर्ती से उसका फोन झपट लेता है और अपने हथौड़े से उस पर जोरदार वार कर देता है। इस बार आवरी उस फोन को बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है, पर तभी एक चमत्कार होता है। हथौड़े की मार से भी वो फोन टूटता नहीं है, बल्कि अचानक उस डिवाइस के अंदर से एक बेहद खौफनाक और डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते अकारी उस फोन से निकलकर भौतिक रूप में आवरी के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। अपनी बहन को सामने देखकर आवरी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ता है, लेकिन अगले ही पल अकारी का मासूम चेहरा भयानक तरीके से बिगड़ने लगता है। उसका चेहरा एक खौफनाक राक्षसी मुखौटे में बदल जाता है, उसकी आंखों से लाल रंग बहने लगता है और वो पूरी तरह से एक डरावने मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर वो घुसपैठिया तुरंत आवरी को पीछे हटने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि ये भयानक चीज अब तुम्हारी बहन नहीं रही। वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि आवरी इतने दिनों से जिससे बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। पुराने जमाने में आत्माएं उन जगहों पर फंस जाती थी जहां इंसान अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता या जहां उसका गहरा इमोशनल कनेक्शन होता था, जैसे अस्पताल, बीच या कोई पुराना कमरा। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में लोग अपना 90% वक्त अपने फोन पर बिताते हैं, इसलिए जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी आत्मा का एक डार्क हिस्सा हमेशा उनके डिवाइसेस में कैद हो जाता है। आजकल की आत्माएं भी फुल स्क्रीन टाइम मेंटेन कर रही हैं। जब किसी गुजर चुके इंसान के सोशल मीडिया अकाउंट, जिसे डेड अकाउंट कहते हैं, में चेतना आ जाती है तो वो एक घोस्ट अकाउंट बन जाता है और इस वक्त आवरी और वो आदमी बिल्कुल उसी भयानक मुसीबत का सामना कर रहे थे। वो आदमी आगे बताता है कि अब ये बुरी आत्मा समन हो चुकी है तो वो सिर्फ फोन तोड़कर इस खेल को खत्म नहीं कर सकता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस आत्मा को हमेशा के लिए मिटाना। लेकिन क्योंकि ये एक डिजिटाइज्ड घोस्ट था, इस पर कोई भी नॉर्मल वेपन घंटा असर नहीं करने वाला था। इसे खत्म करने के लिए उन्हें एक स्पेशल स्पिरिचुअल वेपन की जरूरत थी। और तभी वो हथौड़े वाला अपना खुद का फोन निकालता है और बूम, वो उस फोन के अंदर से एक जादुई काला हथौड़ा समन कर लेता है। बिना एक सेकंड गवाए वो उस काले हथौड़े से अकारी के भूत की भयंकर कुटाई करना शुरू कर देता है। अपनी ही बहन को इस तरह पिटते देख आवरी का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन हथौड़े वाला आदमी बहुत ओवर पावर्ड था। वो जल्द ही उस भूत पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसे फिनिश करने की तैयारी करता है। वो अपना हथौड़ा सीधा आसमान में उछालता है और अगले ही पल उस भूत के ऊपर जादुई हथौड़ों की एक भयंकर बारिश होने लगती है, जो उस शैतानी आत्मा को लगभग चकनाचूर कर देती है। इसके बाद वो उस भूत को पूरी तरह से एक्सरसाइज करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और इस खेल का डी एंड करने के लिए एक ब्रांड न्यू हथौड़ा निकाल लेता है। लेकिन आवरी से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो पागलपन में पीछे से उस आदमी को जकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो अब एक भूत बन चुकी है। हथौड़े वाला आदमी गुस्से में उसे दूर धकेलता है और चिल्लाकर कहता है कि इस दुनिया में हर किसी के अपने लोग उन्हें छोड़कर जाते हैं, लेकिन पीछे रहने वालों का काम रोना नहीं बल्कि मूव ऑन करना और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन इस बहसबाजी के चक्कर में उस भूत को रिकवर होने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। वो पलटवार करते हुए उस हथौड़े वाले को इतनी जोर से दीवार पर पटकती है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। उसकी हड्डियां हिल जाती हैं और वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिल पाता। जमीन पर पड़ा वो आदमी आवरी को तुरंत वहां से भाग जाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन भागने की बजाय आवरी मौत की आंखों में देखते हुए अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल जो होता है वो आपकी रूह कंपा देगा। वो भूतनी सिर्फ नाम के लिए उसकी बहन थी, अंदर से वो एक खूंखार दानव बन चुकी थी। वो भूतनी आवरी को अपने नुकीले दांतों में जकड़ लेती है और उसे किसी च्युइंगम की तरह चबाने लगती है। मौत को करीब देखकर आवरी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि उसी के मोह ने अकारी की आत्मा को इस दुनिया से बांध रखा है और अगर वो यहाँ खत्म हो गया तो उसकी आत्मा अपने आप आज़ाद हो जाएगी। लेकिन तभी उसे कुक्कू की विरासत को आगे बढ़ाने वाली बातें याद आती हैं और वो भूत की पकड़ से छूटकर अपने फोन से एक वेपन प्रकट कर लेता है, जिसे देखकर कुक्कू भी चौंक जाता है। आवरी फाइनल क्लैश के लिए तैयार हो जाता है और अपनी ही नीली ज्वाला वाली तलवार से अपनी ही बहन पर वार कर देता है, जिससे वो भूतनी बौखलाकर आवरी को जमीन पर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद जिस अकेडमी से कुक्कू आया था वहां से कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और पूछते हैं कि आवरी ने अपनी बहन के भूत को कैसे शांत किया। कुक्कू ने उन्हें बताया कि आवरी के पास ज्वाला की तलवार है। उनके लीडर ने एटीट्यूड में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तभी कुक्कू ने खुलासा किया कि उसकी तलवार असल में नीली थी। ये सुनकर वो सब सन्न रह गए और लीडर ने तुरंत कहा कि वो आवरी को अपने साथ मीडन अकेडमी ले जा रहे हैं, जहां उसका सर्वाइव करना, सीखना या खत्म हो जाना सिर्फ उस पर निर्भर करेगा। अगली सुबह जब आवरी की नींद खुली तो उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया, जिसे उसने कोई महंगा होटल समझ लिया। उसे पिछली रात की कोई घटना ठीक से याद नहीं थी और उसे लगा कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था जिसमें उसकी बहन इस दुनिया से चली गई और भूत बन गई। फिर अचानक एक हथौड़े वाला आदमी आया और अंत में उसे अपनी स्पेशल एबिलिटीज से अपनी बहन के भूत को हराना पड़ा। उस भयानक सपने के खत्म होने पर उसने गहरी राहत की सांस ली,
लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही हथौड़े वाला आदमी उसके ठीक पीछे आराम से चाय सुड़क रहा है। आउरी ने घबराकर पूछा कि वो कहाँ है और क्या वे दोनों एक ही बिस्तर पर सोए थे। भाई को अलग ही टेंशन हो रही है। कुक्कू ने जवाब दिया कि उसे ऐसे उल्टे शौक नहीं है, इसलिए आउरी ने उससे अकारी के बारे में पूछा और जानना चाहा कि क्या कल रात की वो सारी बातें सच हैं और उसकी प्यारी बहन के साथ आखिर हुआ क्या था। कुक्कू इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जो अपने आप में एक बड़ा जवाब था। वो सीधे आउरी का फोन उसे वापस पकड़ा देता है और आउरी तुरंत अपनी बहन का अकाउंट ढूंढता है, लेकिन पाता है कि उस नाम का कोई अकाउंट अब है ही नहीं। कुक्कू उसे बताता है कि मृत व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट पर भूत का कब्जा होने पर ही ऐसे डेड अकाउंट बन जाते हैं, इसलिए जब उस भूत को शांत कर दिया जाता है तो वैसे अकाउंट हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आउरी का दिल टूट जाता है और वो पूछता है कि क्या वो अपनी बहन से फिर कभी बात नहीं कर पाएगा। कुक्कू बेरुखी से कहता है कि ये तो सबको पता है कि गुजर चुके लोग बात नहीं कर सकते। कुक्कू को हैरानी होती है जब आउरी इस बात को बड़ी सहजता से लेता है और झूठी मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी बहन चली गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि बीमारी तो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो कहता है कि उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वो अपना ख्याल रखेगा, इसलिए उसे अब ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अब बदली नहीं जा सकती उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। कुक्कू जवाब देता है कि ये साफ है कि आउरी सिर्फ अपना दर्द छिपाने का दिखावा कर रहा है, और अंत में वो अपना इंट्रोडक्शन कुक्कू के रूप में देता है। वो कमरे से बाहर निकलने लगता है और आउरी को अपने पीछे आने को कहता है। वे दोनों जल्द ही बाहर निकलते हैं और आउरी को लगता है कि वे किसी बहुत ही महंगे और 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ गए हैं, लेकिन कुक्कू जवाब देता है कि वे मेडन एकेडमी में है, जो एक्सोर्सिस्ट्स का एक सीक्रेट स्कूल है। आउरी को विश्वास नहीं होता कि ये शानदार जगह वास्तव में एक स्कूल है, और वो कहता है कि जिस कमरे में वे सोए थे वो किसी होटल के हनीमून स्वीट जैसा दिखता था। लेकिन कुक्कू जवाब देता है कि ये उसी का पर्सनल कमरा था, क्योंकि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर ही रहते हैं। वो बताता है कि स्कूल को जानबूझकर गर्म पानी के झरनों वाले होटल जैसा डिजाइन किया गया था, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि यहाँ के स्टूडेंट्स दुनिया को बुराई से साफ करते हैं। जब वो कैंपस से गुजर रहा था तभी एक गोरे बालों वाला लड़का कुक्कू के पास से गुजरा और पिछली रात बाल बाल बचने को लेकर उसका भयंकर मजाक उड़ाने लगा, लेकिन कुक्कू ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और शांति से आगे बढ़ गया। सुनहरे बालों वाला लड़का अपने दोस्तों के ग्रुप के पास जाता है, जहां वे नए मेंबर के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और बताते हैं कि वो एक भड़काऊ यूट्यूबर है। ग्रुप में से एक बंदा कहता है कि उसे ऐसे क्रिंज यूट्यूबर्स सबसे ज्यादा नापसंद है, क्योंकि वे जेक पॉल की तरह ही दिमाग खराब करने वाले होते हैं। लेकिन नीले बालों वाली लड़की को आउरी पहली नजर में पसंद आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बंदा काफी अट्रैक्टिव दिखता है। कुक्कू आउरी को स्कूल का पूरा टूर कराता है, कैंटीन से लेकर दुकानों, रिसेप्शन और यहाँ तक कि हॉट स्प्रिंग तक। लेकिन आउरी को यकीन नहीं होता कि ये कोई स्कूल है, और वो सोचता रहता है कि ये सब एक मजाक है और ये सिर्फ एक होटल है। हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचते ही आउरी को एहसास होता है कि उसके घाव बहुत तेजी से हील हो रहे हैं और झरने का सुकून भरा वातावरण उसके शरीर को आराम पहुंचाने लगता है, जिससे वो डर जाता है, क्योंकि अगर उसने अपना कंट्रोल खोया तो वो अपने बहन की याद में फूट फूट कर रोने लगेगा। उस सुकून से बाहर आने के लिए वो तुरंत अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने लगता है, जबकि कुक्कू सोचता है कि उनका लीडर आखिर कहाँ है। उनके होश तब उड़ जाते हैं जब जाकी नाम का लीडर अचानक पानी के बीच से बिल्कुल बिना कपड़ों के बाहर निकल आता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि वो एक भिक्षु है और यहाँ टीचर भी है, और फिर वो उसी हालत में आउरी से हाथ मिलाता है। कमरे में वापस आने के बाद जाकी के सिवाय सभी ढंग के कपड़े पहन लेते हैं। जाकी बस तौलिए में लिपटा हुआ आराम से लेटा रहता है, जबकि कुक्कू फ्रस्ट्रेट होकर जाकी से कहता है कि उसने ऑर्डर के मुताबिक आउरी को कैंपस घुमा दिया है और क्या अब वो यहाँ से जा सकता है। जाकी कुक्कू से कहता है कि इसे बोझ न समझे और इसे एंजॉय करे, लेकिन कुक्कू चिढ़कर कहता है कि उसे लगता है कि ये पिछली रात की गलती की सजा मिल रही है, क्योंकि वो भी बाकी लोगों की तरह भड़काऊ यूट्यूबर्स से नफरत करता है। जाकी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और आउरी की ओर मुड़कर सीधे आउरी से पूछता है कि क्या अब वो स्कूल में एडमिशन लेने और एक एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए तैयार है। शुरुआत में आउरी थोड़ा सुन रह जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये कोई भद्दा प्रैंक है और वो जाकी के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं कुक्कू चिढ़कर पूछता है कि क्या जाकी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है। जाकी कुक्कू को शांत करते हुए कहता है कि वो आउरी को पूरे सम्मान के साथ इनवाइट कर रहा है, क्योंकि पिछली रात ही उसने अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया है और वो इस स्कूल के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता है। आउरी इन सब पावर्स की बातों से पूरी तरह कंफ्यूज था, इसलिए जाकी उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो बताता है कि एग्जॉर्सिस्ट्स का प्रोफेशन हजारों साल पुराना है, जहां वे हमेशा से इन खूंखार और बुरी आत्माओं से एक ना खत्म होने वाली जंग लड़ते आ रहे हैं। जाकी आगे बताता है कि एग्जॉर्सिस्ट्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे साइकोकाइनेसिस कहा जाता है। लेकिन कुछ दशकों पहले इंटरनेट के आने के बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। इस साइबर स्पेस ने इन आत्माओं और भूतों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम किया। वे सोशल मीडिया के जरिए असल दुनिया में साकार होने लगे। इस बात ने एग्जॉर्सिस्ट्स के बीच तहलका मचा दिया, क्योंकि उनकी सैकड़ों सालों की पुरानी टेक्निक्स इन गोस्ट अकाउंट्स के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हो रही थीं।
अब जाकी ये सब सीरियस होकर एक्सप्लेन कर ही रहा था कि आउरी फैसला करता है कि उसे इन सब फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो अंगड़ाई लेता है, कमरे से बाहर जाने लगता है और अपने फोन में गूगल मैप्स चेक करने लगता है कि घर लौटने से पहले वो यहाँ कौन सी बढ़िया साइट सीइंग वाली जगह घूम सकता है। जाकी तुरंत उसे रोकता है और पूछता है कि वो दुम दबाकर क्यों भाग रहा है। क्या उसे अपनी खुद की क्षमताओं और कल रात हुए उस अजीब हादसे के बारे में जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है? आउरी दो टोक जवाब देता है कि उसे सच में कुछ नहीं जानना है और ना ही उसे इन भूतों और एग्जॉर्सिस्ट्स के ड्रामे में कोई दिलचस्पी है। वो कहता है कि उसे बस अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटना है, एक आम सी डे जॉब करनी है, रोज अच्छा खाना खाना है और हो सके तो वक्त पर चैन की नींद सोनी है। वो ये भी साफ कर देता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल कभी भी दोबारा शुरू नहीं करेगा। उसने वो सारा रेज बेटिंग का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो इतने पैसे कमा सके जिससे अपनी बीमार बहन के ट्रीटमेंट में मदद कर सके। लेकिन अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब उसके पास अपना चैनल वापस रिवाइव करने या सोशल मीडिया पर दोबारा अपनी शक्ल दिखाने का कोई मकसद नहीं बचा है। वो भारी मन से कहता है कि वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है और अब बस अपनी बोबा टी पीते हुए कुछ वक्त खुद के साथ अकेले बिताना चाहता है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाकी तेजी से उसके पास पहुंचता है और एक ऐसा सवाल दागता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि असल में तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है और उसकी मौत का असली जिम्मेदार कौन है? ये सुनते ही आउरी का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ खिंच जाता है और वो झटके से जाकी की तरफ मुड़ता है। जाकी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि उसकी बहन की मौत सिर्फ उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो कई महीनों से एकदम स्टेबल थी। वो बताता है कि असल में उसकी बहन का मर्डर एक बेहद पावरफुल गोस्ट अकाउंट ने किया था। ये सच सुनते ही आउरी का चेहरा गुस्से और दर्द से काला पड़ जाता है। उसे अपनी बहन की वो आखिरी पुकार याद आने लगती है जब वो अपने डेथ बेड पर तड़पते हुए बिना सांस लिए पाए आउरी से मदद की भीख मांग रही थी। जाकी दावा करता है कि जिस गोस्ट अकाउंट ने उसकी बहन की जान ली है वो हमेशा उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनका इस दुनिया से बहुत गहरा लगाव होता है, और जब भी उसके शिकार मरते हैं तो उनकी आंखों से हमेशा खून के आंसू बहते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी बहन के साथ हुआ था। गुस्से में उबलते हुए आउरी पूछता है कि वो राक्षस इस वक्त कहाँ है। जाकी उसे ताना मारते हुए कहता है, अगर तुझे पता चल भी गया तो तू कर क्या लेगा? आउरी आंखों में मौत का गुस्सा लिए कहता है कि वो उस गोस्ट अकाउंट को बेरहमी से अपने हाथों से खत्म कर देगा, लेकिन जाकी बस हंसता है और उसे रोस्ट करते हुए कहता है कि तू कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि तू अभी बहुत कमजोर है। भाई की सरेआम ईगो की धज्जियां उड़ा दी। ये सुनकर आउरी का पारा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से जाकी के चेहरे की तरफ एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ऐन मौके पर कुकू बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है। आउरी कुकू पर चिल्लाता है कि अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि वो इस बेवकूफ सन्यासी टीचर को बुरी तरह पीटने वाला है, जिसे लगता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। कुकू बड़ी ही कैजुअल टोन में जवाब देता है कि भले ही एक बेवकूफ टीचर है, लेकिन है तो उसका टीचर ही। फाइनली जाकी उन सभी को शांत होने को कहता है और एक डील रखता है कि अगर आउरी अपने करंट पावर लेवल के साथ कुकू को हराने में कामयाब हो गया तो जाकी उसकी ताकत को मान लेगा और उस गोस्ट अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देगा जिसने उसकी बहन की जान ली थी। कुकू इस चैलेंज को सुनकर सुपर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे काफी टाइम से इस रेज बेटिंग यूट्यूबर को कूटने की खुजली मची थी। वो एक डेविलिश स्माइल के साथ अपने फोन से अपना भारी भरकम हथौड़ा निकाल लेता है। लेकिन आउरी को इन सब फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर सीधा जाकी की तरफ झपकता है। लेकिन जाकी बड़ी ही फुर्ती से उसे डॉज कर लेता है और वहां से भागते हुए चिल्लाता है कि भाई तेरी फाइट कुकू के साथ है, मेरे साथ नहीं। वहीं आउरी पागलों की तरह उसका पीछा करते हुए चीखता है कि वो यहाँ उसके इन बकवास गेम्स के लिए नहीं आया है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे बेरहमी से मार दिया गया है। इससे पहले कि वो जाकी को पकड़ पाता, कुकू पीछे से उसकी पीठ पर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे आउरी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। कुकू उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और ताना मारता है कि उसकी ये छोटी सी दुख भरी कहानी उसे कोई स्पेशल नहीं बनाती, क्योंकि इस एकेडमी में हर दूसरे बंदे की यही कहानी है। कुकू को समझ आ जाता है कि आउरी इतनी आसानी से उसके साथ नहीं लड़ेगा, इसलिए वो एक रेज बैटर को ही रेज बैट करने का मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो एक नीच कमेंट पास करता है कि तुझे हथौने से पीटने में कल रात तेरी बहन को पीटने से भी ज्यादा मजा आ रहा है। लो भाई, कुकू ने तो सीधा इसके ईगो पर ही हथौड़ा मार दिया। बस इतना सुनना था कि आउरी का खून खौल उठता है। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाकी से कहता है कि इस हथौड़े वाले बेवकूफ की चटनी बनाने के बाद वो उससे सारी डिटेल्स उगलवा लेगा। इतना कहकर आउरी पलक झपकते ही कुकू की तरफ डैश करता है और उसे अपनी कोहनी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुकू अपने हथौड़े से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर वहां से गुजरने वाले सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस फाइट का अंजाम देखने के लिए वहीं रुक जाते हैं। आउरी तुरंत एक और पंच जड़ने के लिए आगे झपटता है, लेकिन कुकू उसे डॉज कर लेता है और उसके बाद आउरी के लगातार आ रहे स्ट्रेट पंचेस को भी आसानी से चकमा दे देता है।
कियो, जो कि एक गॉथ लड़की है, कहती है कि ये बिल्कुल किसी के ड्रामा जैसा फील हो रहा है, जहां उसे मजबूरन एक रेज बैटर और एक हथौड़े वाले छपरी को देखना पड़ रहा है जो खुद को बहुत कूल समझता है। दीदी को हर जगह ड्रामा ही दिखता है। वहीं कठपुतली स्टूडेंट कहती है कि भाई रोज रोज किसी रेज बैट यूट्यूबर को ऐसे रियल लाइफ में लड़ते हुए देखने का मौका कहाँ मिलता है। रेन भी आउरी की इन एबिलिटीज से काफी इंप्रेस था, क्योंकि कुकू के खिलाफ इस तरह की हाथापाई में टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ ईमो ही वो इकलौता बंदा था जो इस फाइट को रोकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फाइट में वापस आए तो कुकू आउरी पर एक और जोरदार हैमर स्लैम मारता है, लेकिन आउरी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने ब्लॉक से उस डैमेज को सोख लेता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि ये अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और एक छोटी सी गलती इस फाइट में उसका गेम ओवर कर सकती है। आउरी थोड़ा पीछे हटने और दूरी बनाने के लिए डॉज करने का फैसला करता है, लेकिन तभी कुकू अपना हथौड़ा फेंकता है जो सीधा आउरी के मुंह पर जाकर लगता है। इस तबाही का शोर बाकी टीचर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो सब वहां इकट्ठा होने लगते हैं और यहाँ तक कि खुद प्रिंसिपल भी वहां आ धमकती हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये सारा तमाशा क्या है। एक टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि उन्हें तुरंत इस फाइट को रोकना चाहिए और आउरी को इस अकेडमी से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल उसे अपनी बकवास बंद करके चुपचाप तमाशा देखने को कहती हैं। प्रिंसिपल मैडम को भी बिग बॉस देखने का पूरा शौक है। कुकू आउरी से कहता है कि एक रेज बैटर की इस तरह से कुटाई करने में उसे परम आनंद आ रहा है। आउरी फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने वो सब सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए किया था, लेकिन कुकू को उसकी किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होता। वो आउरी के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार करता है। वो कहता है कि पैसे कमाने के और भी तरीके थे, पर तूने ये गंदा रास्ता सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि ये आसान था और तुझे इसमें मजा आता था। आउरी ने अपना डिफेंस करना बंद कर दिया और कुक्कू ने हथौड़े से उस पर बार बार वार किए। फिर कुक्कू ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे उसका हथौड़ा क्लोन होकर कई हिस्सों में बदल गया। उसने उन सभी को आउरी पर बरसा दिया, जिससे वो असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जाकी उसके ऊपर प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला कि वो एक जिद्दी फाइटर है, लेकिन कुक्कू की ओपी पावर्स के सामने खाली हाथ लड़ना मानो बंदूकों की लड़ाई में मुक्का लेकर जाना है। इतना कहकर उसने आउरी को अपना फोन निकालने और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके इस मुकाबले को बराबरी पर लाने का सीधा निर्देश दिया। आउरी उसके ऑर्डर को फॉलो करता है और अपना फोन निकालता है। तुरंत ही उसमें से एक नीली ज्वाला भड़क उठती है, जिसे देखकर टीचर समेत सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं जाकी कहता है कि कल जब कुक्कू ने उसे इस नीली राक्षसी ज्वाला के बारे में बताया था तो उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ था। जाकी कुक्कू को वार्निंग देता है कि उस ज्वाला को न छुए। आउरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। जाकी आउरी से कहता है कि वो टेंशन ना ले, बस इस पावर को यूज करने की कोशिश करे। सबको हैरान करते हुए आउरी अपने पैरों पर उस ज्वाला का यूज करने की कोशिश करता है, जिससे उसे एक ओपी स्पीड मिलती है। लेकिन कुक्कू की तरफ डैश करते हुए वो ठोकर खाकर सीधे मुंह के बल गिर पड़ता है। भाई ब्रेक फेल हो गए। जाकी भी दंग रह जाता है, क्योंकि आउरी इतनी तेज दौड़ा था कि कोई उसे ठीक से देख तक नहीं पाया। अगर वो खुद को संभाल लेता तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। हालांकि अभी आउरी रुका नहीं था। वो एक बार फिर कुक्कू पर झपटा, अपनी स्पीड से उसे चकमा दिया और एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा जिससे कुक्कू के गाल पर खून की एक लकीर छप गई। इस झटके से कुक्कू बुरी तरह चिढ़ जाता है और आउरी पर अपना हथौड़ा चलाना शुरू कर देता है। आउरी हर वार से बचता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो कुक्कू को हरा देगा, वो बुरी तरह हार जाता है। गुस्से में पागल कुक्कू अपने हथौड़े का साइज और बड़ा कर लेता है और वो लगभग आउरी के टुकड़े टुकड़े कर ही देता है। आउरी बाल बाल बचता है, लेकिन कुक्कू एक और ऐसा हमला करता है जो आउरी का दी एंड कर सकता था। तभी जाकी बीच में कूद पड़ता है और अपने जादुई पंखे को घुमाकर उस हमले को रोक देता है। जाकी कुक्कू को बताता है कि उसने हद पार कर दी है। इतना कहकर वो आउरी की ओर मुड़ता है और उसे इतना गुस्सा दिलाने के लिए माफी मांगता है। आउरी भी तुरंत माफी मांगता है और जाकी से विनती करता है कि उसे अकेडमी में ले ताकि वो अपनी बहन के कातिल को ढूंढ सके। आउरी की आंखों से अपनी बहन के लिए सच्चे आंसू बहते देख जाकी मुस्कुरा उठता है और उसे मेडन अकेडमी में ऑफिशियली एडमिशन दे देता है। इसके तुरंत बाद जाकी आउरी को उसकी मनचाही चीज देता है। वो उसे एग्जॉर्सिस्ट की एक टीम का पुराना फुटेज दिखाता है जो एक भूत को खत्म करने के मिशन पर गए थे। वीडियो में कोने में एक लाश देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ती है और अचानक उसमें से एक खौफनाक भूत बाहर निकलता है। एग्जॉर्सिस्ट का लीडर अपने फोन से उस भूत को स्कैन करके उसकी और डिटेल्स जुटाता है। उसे पता चलता है कि सिस्टम के डेटाबेस में उसकी पूरी जानकारी मौजूद है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन देखते ही वो गंजा एग्जॉर्सिस्ट अपनी टीम को तुरंत अपनी जान बचाकर भागने का ऑर्डर देता है। बदकिस्मती से वो भूत उन्हें ऐसा करने का एक मौका तक नहीं देता और पलक झपकते ही अपनी धधकती हुई नीली ज्वाला से उन सबको हमेशा के लिए शांत कर देता है। जाकी आउरी को बताता है कि इस घोस्ट अकाउंट का नाम सैड बॉय के है और वे नहीं जानते कि जब ये असली इंसान था तब ये कौन था। हालांकि उन्हें बस इतना पता है कि वो एक ओपी दानव है और एग्जॉर्सिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसी घोस्ट अकाउंट ने आउरी की बहन को बेरहमी से मारा था। आउरी ये खौफनाक सच सुनकर चौंक जाता है और उससे भी ज्यादा तब हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि वो भूत भी बिल्कुल उसी की तरह नीली ज्वालाओं का इस्तेमाल करता है। जाकी उसे बताता है कि सैड बॉय के की इस पावर को डीमन फ्लेम कहा जाता है। ये एक शापित शक्ति है जो जिसे भी छूती है उसकी पूरी जीवन शक्ति निचोड़ लेती है। आउरी उन पीड़ितों के चेहरे और उनकी आंखों से बहते खून के आंसू देखता है, जो बिल्कुल अकारी के साथ भी हुआ था।
वो जाकी से पूछता है कि उसके पास वही सेम पावर कैसे हो सकती है जो उस कातिल के पास है जिसने उसकी बहन की जान ली। जाकी कहता है कि उसे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और इससे आउरी के मन में और भी सवाल उठने लगते हैं। वो घबरा जाता है कि उसने कुक्कू के खिलाफ इतनी घातक एबिलिटी का इस्तेमाल किया। जाकी हंसते हुए कहता है, शुक्र मनाओ कि कोई मरा नहीं। आउरी फिर पूछता है कि जब वो खुद जानलेवा लपटों से घिरा होता है तो सुरक्षित कैसे रहता है। इस पर जाकी पूछता है, क्या कभी कोई सांप अपने ही जहर से मरा है। ये सब कुछ एक साथ हजम करना आउरी के लिए बहुत मुश्किल था। वो जाकी से कहता है कि उसे घर जाकर कुछ दिन आराम करने और अपनी इस नई जिंदगी को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हालांकि तभी कुक्कू और क्लास 1B के बाकी स्टूडेंट्स वहां आ धमकते हैं और उससे कहते हैं कि उसका यहां से जाना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जाकी मुस्कुराते हुए उन सभी को आउरी से अपने स्टूडेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है और सभी से अपने नए क्लासमेट के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन कुक्कू तुरंत उसे चढ़ाने लगता है और कहता है कि कोई भी ऐसे डेंजरस लड़के का क्लासमेट नहीं बनना चाहता जिसकी ज्वालाएं आसानी से जान ले सकती हैं, पर उन्हें उस पर नजर रखनी होगी ताकि वो विलन न बन जाए। कुक्कू पूरी सिचुएशन को बकवास कहता है। तभी रेन नाम का एक गोरा लड़का कुक्कू को साइड धकेल देता है और आउरी से अपना इंट्रोडक्शन कराता है। वो आउरी से कहता है कि कुक्कू की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे क्योंकि उसे जानने के बाद वो वास्तव में एक अच्छा लड़का है। इसके बाद हाजिमे नाम की एक बोलने वाली गुड़िया आगे आती है और आउरी को बताती है कि कुक्कू इसलिए पागल है क्योंकि उसने आप पर हमला किया था। एनाबेल की इस कजिन को देखकर आउरी घबरा जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो गेम्स की लाइव स्ट्रीम करती है और उन्हें कभी साथ में कोलैब करना चाहिए। रेन तुरंत आउरी से सेल्फी के लिए तैयार होने को कहता है, जबकि उसके बाकी क्लासमेट्स इन अतरंगी लोगों को अपनी केओटिक जिंदगी जीते हुए देखते रहते हैं। इसके बाद जाकी आउरी से कहता है कि उसे एक फुल फ्लेज्ड एग्जॉर्सिस्ट बनने से पहले एक और टेस्ट पास करना होगा। वो ट्रेनिंग रूम में ले जाता है जहां उसकी कॉम्बैट पावर्स को नापने के लिए एक सुनहरा यंत्र तैयार रखा था। जाकी आउरी से कहता है कि यदि वो ये टेस्ट पास कर लेता है तो उसे एग्जॉर्सिस्ट के रूप में बैटल ग्राउंड में भेज दिया जाएगा और जल्द ही उसकी मुलाकात सैड बॉय के से हो जाएगी। अपनी बहन के कातिल का सामना करने के ख्याल से आउरी पूरे जोश से भर जाता है और जाकी को टेस्ट शुरू करने के लिए कहता है। जाकी एक बटन दबाता है और सुनहरे लैंप से 2 गुलाबी जिन बाहर निकल आते हैं। जाकी उसे सचेत करता है कि ये आर्टिफिशियल स्पिरिट्स हैं जिनका इस्तेमाल एक्सोसिस्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट को पास करने के लिए आउरी को ऐसी 100 आत्माओं को धूल चटाना होगा। वो उसे इन आत्माओं को कम आंकने की गलती ना करने की वार्निंग देता है, लेकिन हमारे आउरी भाई तो पूरे जोश में थे। वो अपने फोन से अपनी नीली ज्वाला वाली खतरनाक तलवार समन करता है और एक झटके में सामने आई पहली आत्मा का काम तमाम कर देता है। पर तभी अचानक जाकी टेस्ट बीच में ही रोक देता है। आउरी हैरान होकर पूछता है कि उसने ट्रेनिंग क्यों रोकी, लेकिन उसे अगले ही पल जवाब मिल जाता है। अचानक उसका सिर चकराने लगता है और वो अपना बैलेंस खो देता है। जाकी उसे अपने फोन की बैटरी चेक करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर से सीधे कनेक्टेड है। स्क्रीन पर बैटरी 0% शो हो रही थी, मतलब आउरी ने अपनी पूरी ताकत एक झटके में फूंक दी थी और अब वो एक डेड फोन की तरह पूरी तरह यूजलेस हो चुका है। ये सब देखते ही आउरी बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि सब लोग बड़े मजे से ट्रेडिशनल जापानीज खाना खा रहे हैं। जाकी उसे बताता है कि कुक्कू के साथ उस भयंकर फाइट के बाद वो पहले ही थका हुआ था और ये ट्रेनिंग टेस्ट सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि उसे पता चल सके कि पावर खत्म होने पर कैसा फील होता है। आउरी को बात तो समझ आती है, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि इतनी जल्दी खाने का टाइम कैसे हो गया, जबकि उसे लगा था वो कुछ ही मिनट बेहोश रहा है। जाकी उसे डरावना सच बताता है कि बैटरी खत्म होने के बाद वो पूरे 5 घंटे तक बेहोश रहा था और जरा सोचो, अगर वो किसी असली मिशन पर होता तो इस दौरान तो उसकी जान ही चली जाती और अगर वो बच भी जाता तो उसकी ये कमजोरी पूरी टीम को भारी पड़ती। आउरी को एहसास होता है कि उसे अभी बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन जाकी उसे दिलासा देता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट ने यह तो दिखा दिया कि उसके पास कितनी भारी पावर है। आउरी अभी भी अपनी हार से निराश था, पर जाकी उसे ताकत वापस पाने के लिए खाना खाने को कहता है। वो उसे वार्निंग देता है कि असली परीक्षा ठीक 1 हफ्ते बाद है और उसके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर वो फेल हो गया तो उसे पकड़कर बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा। ये सुनते ही आउरी कांप उठता है। जाकी बताता है कि एकेडमी के बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसका कनेक्शन सैड बॉय के साथ है, जिसने अनगिनत एक्सोसिस्ट्स को मौत के घाट उतारा है और वो लोग आउरी से बदला लेने के लिए पागल हो रहे हैं। अगर आउरी एक काबिल एक्सोसिस्ट नहीं बन पाया तो उसे डेंजरस डिक्लेयर करके खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करनी होगी। इतना कहकर सब अपने कमरों की तरफ निकल जाते हैं। आउरी कुक्कू से पूछता है कि उसका कमरा कहाँ है, तो कुक्कू उसे झाड़ते हुए कहता है कि इतनी बेवकूफ़ी मत करो, वो लोग उसे जैसा खतरनाक इंसान बिना निगरानी के कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाई को लगा था उसे कोई वीआईपी रूम मिलेगा, पर उसे तो कुक्कू की निगरानी में रहना है। आउरी को कुक्कू के साथ ही रूम शेयर करना पड़ेगा। कुक्कू तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी ही थी। अचानक आउरी कुक्कू को एक अजीब और अनसैटिस्फाइड नजरों से देखने लगता है, जिससे कुक्कू को लगता है कि ये लड़का रूम शेयरिंग से नाखुश है। पर तभी आउरी उसके सामने झुक जाता है और उससे हाथ जोड़कर ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है ताकि वो 1 हफ्ते के अंदर अपनी परीक्षा पास कर सके। ये देखकर कुक्कू के मुंह से चाय की पूरी घूंट बाहर आ जाती है। वो हैरान होकर पूछता है कि किस तरह का जिद्दी बंदा अपने दुश्मन के सामने इस तरह झुकता है। आउरी उसे अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहता है कि उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। वो मानता है कि कुक्कू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसकी मदद की सख्त जरूरत है।
कुक्कू उसकी विनम्रता को देखकर दंग रह जाता है और फिर कहता है कि वो तो उसे वैसे भी ट्रेन करने ही वाला था, क्योंकि जाकी ने उसे पहले ही ऑर्डर दे दिया था। दरअसल जब आउरी ट्रेनिंग हॉल में बेहोश पड़ा था, तभी जाकी ने कुक्कू को उसे ट्रेन करने का हुक्म दे दिया था। पर कुक्कू इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि वो दिल से उन लोगों से नफरत करता है जो बिना बात के दूसरों का गुस्सा भड़काते हैं, और लोकी यानी कि आउरी तो उन लोगों में से है जो कुक्कू को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जाकी ने उसे समझाया कि ये सिर्फ आउरी के लिए ही नहीं बल्कि खुद कुक्कू के लिए भी बेस्ट रहेगा, और हार मानकर कुक्कू ने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब वो दोनों एक नए नवेले कपल की तरह साथ में ब्रश कर रहे होते हैं, हाँ भाई हॉस्टल लाइफ के मजे, तो कुक्कू मन ही मन मनाता है कि काश आउरी एक डरपोक निकले और टेस्ट से डर कर यहां से भाग जाए। अगले दिन आउरी उन पिंक जिनों को दोबारा चैलेंज करता है, लेकिन उसकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। कुक्कू उसे टोकते हुए कहता है कि वो शुरुआत से ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उसे अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीखना होगा। आउरी को कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे करना है। तब कुक्कू उसे समझाता है कि अपने दिमाग में कुछ ऐसा इमेजिन कर जैसे तो किसी लाइटर की लौ कम कर रहा हो या कैंप फायर बुझा रहा हो, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा यूनिक और पर्सनल इमेजिन करेगा तो ये ट्रिक और भी बेटर काम करेगी। आउरी से ऐसा कुछ इमेजिन नहीं हो पाता और आखिरकार 35 ट्रेनिंग स्पिरिट्स को हराने के बाद वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन रेन, हाजिमे और वो दूसरा गोरे बालों वाला लड़का आउरी की प्रोग्रेस देखने का फैसला करते हैं। वो इम्प्रेस थे कि सिर्फ 2 दिन पहले ही अपनी एबिलिटी अवेकन करने के बावजूद वो इतनी आसानी से 30 का आंकड़ा पार कर पा रहा था। हालांकि इस बार वो 31 पर ही बेहोश हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो एक गजब का जुगाड़ सोचता है। वो खुद को कैफीन से फुल कर लेता है ताकि उसे नींद या बेहोशी ना आए, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो सिर्फ 41 प्रैक्टिस डमीज को ही हरा पाता है। अगले दिन उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ती है और वो 49 डमीज को हरा देता है। यहाँ तक कि क्लास की वो गौथ लड़की भी अब ये देखने आ जाती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। आउरी चाहे जो कर ले वो आधे का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा था, और कुक्कू उसे बार बार कुछ ऐसा इमेजिन करने के लिए कहता रहता है जो उसे अपनी पावर कंट्रोल करने में मदद करे। छठे दिन के अंत तक भी आउरी की कोई प्रोग्रेस नहीं होती और वो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए स्टफ्ड बंस खाने का फैसला करता है। कुक्कू उस पर भड़कता है कि कल उसका इतना बड़ा टेस्ट है और वो इतना केयर फ्री कैसे हो सकता है, क्योंकि जाकी मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि अगर वो फेल हुआ तो यहाँ के लोग उसे तड़पा तड़पा कर उसका गेम ओवर कर देंगे। कुक्कू अपने लुक्स को फ्लॉन्ट करते हुए आउरी को डराता है कि जब यहाँ के लोग उससे निपटेंगे तो उसकी सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी। ये बात सुनकर आउरी को अचानक कुछ याद आता है। वो कहता है कि उसे तुरंत घर जाना होगा। कुक्कू को लगता है कि ये बंदा मेन इवेंट से ठीक पहले डरपोक मुर्गे की तरह दुम दबाकर भागने वाला है, लेकिन आउरी को सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि जब कुक्कू ने उस पर हमला किया था तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया था और उसकी बहन अकारी की तस्वीरें और निशानियां वैसे ही खुले में पड़ी हैं। उसे डर था कि कोई सिरफिला उन्हें चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कुक्कू को लगता है कि ये सिर्फ भागने का एक बहाना है। आउरी उसे साफ साफ कह देता है कि वो कहीं भागने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद अपनी बहन के लिए इंसाफ लेना है। अगले दिन उसके फाइनल टेस्ट का वक्त आ जाता है और स्कूल के सभी लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। जो टीचर्स आउरी की एबिलिटीज़ की वजह से उससे नफरत करते थे, उन्हें पूरा यकीन था कि वो फेल हो जाएगा और वो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। वो अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ टेस्ट शुरू करते हैं। आउरी अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को तेज़ी से हराना शुरू करता है, लेकिन वो अभी भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 30 स्पिरिट्स को हराने से पहले ही उसकी बैटरी 30% ड्रॉप हो जाती है। उसके क्लासमेट्स उसे अपना बेस्ट देने के लिए चीयर करते हैं, तभी कुक्कू के अंदर का कीड़ा जाग उठता है और आउरी को जलील करना शुरू कर देता है। वो उसे एक फालतू रेज बेटर कहता है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाता है, लेकिन असल में उसके बस का कुछ नहीं है। उसके क्लासमेट्स कुक्कू पर भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि वो ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन कुक्कू के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल होती है और वो एक प्रोफेशनल रेज बेटर को ही रेज बेट करने में लगा रहता है। भाई ने लोहे को लोहे से काटने वाली निंजा टेक्निक लगा दी। जल्द ही आउरी से नफरत करने वाले लोग भी इस बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो उसे ताने मारते हैं कि जल्दी से फेल हो जाओ और तमाशा खत्म करो, लेकिन आउरी उनकी गालियां सुनते हुए भी लगातार आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को हराता रहता है। ये सब सुनकर उसे वो समय याद आ जाता है जब उसने पहली बार रेज बेट कंटेंट बनाना शुरू किया था और उस वक्त मिलने वाले नेगेटिव कमेंट्स ने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसने हार मानने का सोच लिया था, लेकिन जब भी वो अपनी बहन को खून खांसते हुए देखता तो उसे एहसास होता कि इस दुनिया में इससे ज़्यादा डरावना कुछ नहीं है। वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार था, और उसी पल उसने अपने हेटर्स को उन लोगों के रूप में देखना शुरू कर दिया था जो अपनी नफरत के जरिए उसे पैसे कमाने में मदद कर रहे थे। उस पल ने उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया था, और आज आउरी उसी फीलिंग का इस्तेमाल करके अपनी पावर को सही तरीके से चैनलाइज कर पाता है। अब उसकी फ्लेम स्वॉर्ड छोटी और कहीं ज़्यादा शार्प हो जाती है और वो बिना बेहोश हुए 100 प्रैक्टिस डमीज को चकनाचूर करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता,
लेकिन जाकी को समझ आ जाता है कि ये सब कूकू के मास्टरमाइंड प्लान का हिस्सा था। कूकू ने जानबूझकर भीड़ को आवरी के खिलाफ भड़काया ताकि वो एक रेज बेटर वाले माइंडसेट में जा सके, और इसी बफ की वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाया। हालांकि वो लंबे बालों वाला बंदा जो आवरी से सबसे ज्यादा नफरत करता था, उससे ये रिजल्ट हजम नहीं होता। वो फिर से मशीन चालू कर देता है और टेस्ट डमीज का सबसे पावरफुल और खूंखार वर्जन समन कर लेता है। लेकिन किस्मत से आवरी भी सिर्फ टेस्ट पास करके सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपने अंदर के शैतान को खुला छोड़ देता है और उन खतरनाक स्पिरिट्स को भी बेरहमी से तबाह कर देता है। अंत में वो पूरे 161 स्पिरिट्स का खात्मा कर देता है और तभी मशीन की पावर खत्म हो जाती है। हर कोई सन्न रह जाता है क्योंकि आवरी ने अभी अभी एक टेस्ट में सबसे ज्यादा स्पिरिट्स को हराने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वहीं जाकी आवरी को कूकू के साथ पैर करने के लिए मन ही मन अपनी पीठ थपथपाता है। अगले दिन आवरी ऑफिशियली अपना स्कूल शुरू करता है और ये जानकर उसे जोर का झटका लगता है कि उन्हें यहाँ नॉर्मल बच्चों वाले बोरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। क्लास खत्म होने के बाद रेन उससे कहता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मदद मांग लेना, और इतना बोलकर वो तुरंत एक सेल्फी खींचने में लग जाता है। हाजिमे अगली सेल्फी के लिए वहां धमकती है और गोरे बालों वाले लड़के ईमो को भी फ्रेम में आने के लिए कहती है, जबकि ईमो उन्हें समझाता है कि वो कैमरे के सामने शर्मीला है। आवरी सोचने लगता है कि आखिर इन सब के पास कौन कौन सी एबिलिटीज होंगी। हाजिमे कहती है कि उसे खुशी है कि आवरी को किसी ने टॉर्चर नहीं किया। आवरी मुस्कुराकर कहता है कि ये सब कूकू की बदौलत है। वो कूकू को अच्छे से थैंक्स बोलने के लिए पीछे मुड़ता है। लेकिन कल आवरी को बर्ज़र्क मोड में तबाही मचाते देखने के बाद से ही कूकू बुरी तरह भड़का हुआ था। वो आवरी पर इल्जाम लगाता है कि तू भी एक रेज बैटर है, जिसकी पावर तभी काम करती है जब लोग उस पर गुस्सा करते हैं। आवरी सफाई देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी वो गॉथ लड़की यूरू उन दोनों को अपना मुंह बंद रखने को कहती है। वो कहती है कि जिनके पास भी ऑफेंसिव एबिलिटीज होती है उनकी पर्सनैलिटी एकदम रद्दी होती है, और कुकू भी उसी कैटेगरी में आता है। कुकू इस बात से भयानक ऑफेंड हो जाता है कि यूरू ने उसे और आवरी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया। वो उसे अपनी बात वापस लेने को कहता है और दोनों एक दूसरे को दफा हो जाने के लिए कोसने लगते हैं। ठीक उसी वक्त जाकी वहां आता है और बताता है कि उसके पास उनके लिए एक नया मिशन है, और इसी मिशन के साथ वो आवरी का भी श्री गणेश करवाने वाला है। फिर जाकी सोचता है कि आवरी के साथ किसे भेजा जाए, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म का सारा गेम ही टीम वर्क का है। और जैसे ही उसकी नजर कुकू और यूरू पर पड़ती है, जो अभी भी आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, उसे उन दोनों को एक ही टीम में डालने का धांसू आइडिया आ जाता है। उसी रात आवरी, कुकू और यूरू को एक वैन में मिशन पर भेज दिया जाता है, जहां वे जल्द ही एक कैमरा स्टूडियो जैसी जगह पर पहुंचते हैं। वे अभी सोच ही रहे होते हैं कि आखिर वे यहाँ क्या करने आए हैं, तभी अचानक एक गोरे बालों वाला आदमी उनके पीछे से आता है और बातें करना शुरू कर देता है। वो आवरी से कहता है कि यही वो जगह है जहां उन्हें अपना काम शुरू करना है, और पूछता है कि क्या उसे इन टेक हब्स के बारे में कुछ भी पता है। आवरी कंफ्यूज होकर पूछता है कि भाई तुम हो कौन? तभी वो गोरे बालों वाला आदमी खुलासा करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद जाकी है, जो भेष बदल कर आया था। चूंकि वो अपने सन्यासी वाले कपड़ों में कुछ ज्यादा ही अलग दिखता था, इसलिए उसने ये रूप लिया था। इसके बाद वो बस उन्हें मिशन के बारे में समझाना शुरू ही करने वाला था कि तभी अचानक 3 जवान लड़कियों का एक ग्रुप जाकी के पास आता है और उसे हैंडसम बुलाने लगता है। जाकी थोड़ा हैरान और ओवरवेल्म्ड हो जाता है जब वो लड़कियां उसका नंबर मांगने लगती हैं और उसे डिनर डेट पर चलने का ऑफर देती हैं। जाकी हकलाते हुए कहने की कोशिश करता है कि वो एक सन्यासी है जिसने दुनिया की सभी मोह माया त्याग दी है, लेकिन लगता है सन्यासी का भी ईमान डोल गया, क्योंकि लड़कियों की बड़ी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज को देखकर वो पूरी तरह पिघल जाता है। लड़कियां उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने में कामयाब हो जाती हैं, और शायद बाद में कुछ कार्डियो के लिए भी। बाबा जी की तो निकल पड़ी, और इधर हमारे लौंडे मिशन के नाम पर मच्छर मार रहे हैं। आवरी मन ही मन सोचता है कि कैसे दुनिया में कुछ लोग यहाँ प्यास से तड़प रहे हैं, जबकि कुछ किस्मत वालों को सीधे हिमालय की नदी में डूबने का मौका मिल रहा है। जाकी के साथ आई वो हॉट सेक्रेटरी, जिसका नाम कीको था, समझ जाती है कि अब उसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स से कहती है कि अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। वो बताती है कि उन्हें करीब 1 घंटे पहले इस बिग कैमरा बिल्डिंग से स्पिरिट्स के सिग्नल्स मिलने शुरू हुए थे, जहां एक कस्टमर बुरी तरह घायल हो गया था। कीको का दावा है कि शायद उनका सामना यहाँ घोस्ट अकाउंट्स के एक पूरे ग्रुप से होने वाला है। ये सुनकर आवरी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या ये डेड अकाउंट्स मधुमक्खियों की तरह झुंड में घूमते हैं, लेकिन कुकू उसे समझाता है कि घोस्ट अकाउंट्स डिजिटल बीइंग्स होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें समय समय पर खुद को रिचार्ज करना पड़ता है, वरना उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स अपने आप ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इससे पहले कि आवरी इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाता, यूरो बीच में बोल पड़ती है और गुस्से में एक बार फिर डिमांड करती है कि उसे इन 2 लूजर्स के साथ एक ही टीम में क्यों डाला गया है। उसका कहना था कि ये सीधे सीधे उस पर एक पर्सनल अटैक जैसा फील हो रहा है। कुकू को उसके ताने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवरी खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि कुकू भले ही अजीब हो, लेकिन वो खुद एकदम नॉर्मल इंसान है और कुकू जैसा बिल्कुल नहीं है। यूरू उसे चुप कराते हुए कहती है कि नॉर्मल लड़के तबाही मचाते वक्त पागलों की तरह हंसते नहीं है। फिर वो अपने फोन में देखने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका फेवरेट स्ट्रीमर जल्द ही स्ट्रीम शुरू करने वाला है। अगर उसने उसे ढेर सारे सुपर चैट्स नहीं भेजे तो वो स्ट्रीमर उसे भूल जाएगा। यूरू का ये बिहेवियर देखकर आवरी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अपने स्ट्रीमर से ज्यादा इस मिशन पर फोकस करना चाहिए था।
यूरू उसे अपना मुंह बंद रखने को कहती है क्योंकि वो कभी एक एग्जॉसिस्ट बनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कीको उसकी बात काटते हुए उन सभी को सिर्फ मिशन पर फोकस करने का ऑर्डर देती है। वो उन्हें बताती है कि उनका मिशन इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी स्पिरिट्स का खात्मा करना है। वो ये भी इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने पहले ही सभी कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को वहां से निकाल लिया है, इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा उनके डेटा के अकॉर्डिंग अभी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लो लेवल अकाउंट्स ही मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें निपटाने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो उन्हें हर समय अलर्ट रहने और अपनी पीठ पीछे नजर रखने की चेतावनी देती है। जल्द ही वे स्टोर के अंदर एंट्री लेते हैं, जो पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। आउरी को काफी अजीब फील हो रहा था क्योंकि उसने आज तक कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इतना खाली नहीं देखा था। लेकिन यूरू उसे जल्दी चलने को कहती है क्योंकि वो इस फालतू के ड्रामे को जल्द से जल्द खत्म करके अपने घर वापस जाना चाहती है। आउरी को थोड़ी घबराहट और बेचैनी हो रही थी, इसीलिए वो यूरू से कहता है कि वो थोड़ी केयरफुल रहे और चीजों को इतना हल्के में ना ले। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, यूरू के ठीक पीछे एक भूत प्रकट होता है और उसे छूने की कोशिश करता है। डर के मारे आउरी के गले से आवाज ही नहीं निकल पाती। लेकिन यूरू बिना जरा सा भी घबराए बड़ी आसानी से साइड हटकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करती है, जिससे उसका हाथ एक अजीब और खौफनाक दिखने वाली गन में बदल जाता है। वो तुरंत उस गन से स्पिरिट पर एक चिपचिपा सा चीज फायर करती है। वो आत्मा उस गोंद जैसे सब्सटेंस में पूरी तरह फंस जाती है और वहीं की वहीं चिपक जाती है। इतनी अजीब लेकिन धांसू एबिलिटी देखकर आउरी काफी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन कुकू उसे वॉर्न करते हुए कहता है कि इसके ज्यादा करीब मत जाना क्योंकि ये एक सर्टिफाइड स्टॉकर है। वो बताता है कि ये किसी के-पॉप बैंड ग्रुप की अंधी फैन गर्ल है और उसके एक मेंबर के साथ अपने दिमाग में ही एक पैरासोशल रिलेशनशिप बनाकर बैठी है। कुकू दावा करता है कि यूरू उस मेंबर को हर जगह फॉलो करती है, उसकी हर फोटो लाइक करती है और उन्हें जूम इन करके छोटी से छोटी डिटेल निकालती है, जिससे उसे पता चल सके कि वो बंदा इस वक्त कहाँ है। यहाँ तक कि वो उस लड़के की आंखों में दिखने वाले रिफ्लेक्शन को भी चेक करती है ताकि ये कंफर्म कर सके कि उसके आसपास कोई दूसरी औरत तो नहीं है। FBI वालों को तो यूरू से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कुकू आगे बताता है कि यूरू के पास अनगिनत फेक अकाउंट्स हैं जो उसने इसलिए बनाए थे क्योंकि उसकी क्रीपी हरकतों की वजह से उसकी असली आईडी बार बार बैन कर दी जाती है। कुकू आउरी को चेतावनी देता है कि वो यूरू से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करें क्योंकि वो एक नंबर की डिल्यूजनल और चिपकू लड़की है। यूरू ये सब सुन लेती है और उन पर भड़कते हुए कहती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उसे सिर्फ एक के-पॉप मेंबर मत बुलाओ। वो बताती है कि उसका नाम किरीहिरू है और वो किसी पैरासोशल रिलेशनशिप वाली स्टॉकर नहीं है। यूरू कहती है कि उसका प्यार दुनिया का सबसे पवित्र प्यार है और उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। इतना कहते ही जो स्पिरिट उसने कैप्चर की थी वो फट जाती है और वो सारा चिपचिपा गोंद वापस यूरू के पास लौट आता है। कुकू कहता है कि यही तो वो समझा रहा था, यूरू पूरी तरह से एक अजीब लड़की है। वो आगे बताता है कि एक एग्जॉर्सिस्ट की एबिलिटीज और स्किल्स बहुत हद तक इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि वो अपना फोन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर आउरी को एक अचानक से जोरदार झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी फायर एबिलिटीज का असली राज क्या है। दरअसल वो एक रेज बेटर था जिसने अपना ज्यादातर वक्त और फोन लोगों को उकसाने और उन्हें गुस्सा दिलाने में इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे पहले कि आउरी इस पूरे सिस्टम को ठीक से समझ पाता, यूरू अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और सीधा अपना गू उस पर फायर कर देती है। आउरी बुरी तरह चौंक जाता है और अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में उसके ठीक पीछे एक स्पिरिट थी जिसे यूरू ने रोका था। और बिना एक भी शब्द कहे कुकू भी अपने रतौड़े के साथ हवा में छलांग लगाता है और उस भूत को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है। इसके बाद वो दोनों पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो जाते हैं बाकी भूतों का सामना करने के लिए। आउर ने देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कुछ ही पल पहले कुकू और यूरू एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, लेकिन अचानक उनके बीच का तालमेल इतना गजब का था जैसे वो सालों पुराने बेस्ट फ्रेंड्स हो। जिस फुर्ती से उन्होंने भूतों की धज्जियां उड़ाई, उससे आउरी को समझ आ गया कि इन दोनों ने साथ मिलकर हजारों बार ऐसे मिशन किए होंगे। इतने लंबे समय तक एक टीम के तौर पर काम करने के बाद अब उन्हें एक दूसरे के मूवमेंट्स या पोजीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जाके आउरी को असल में समझ आता है कि इस प्रोफेशन में टीम वर्क इतना जरूरी क्यों है। तभी अचानक यूरू और कुकू के ठीक पीछे एक और भूत प्रकट होता है और बिना एक भी पल गवाए आउरी उन दोनों के बीच में से छलांग लगाता है, जो उन दोनों को बस कुछ ही इंच से मिस करता है और अपनी नीली ज्वाला का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही उस स्पिरिट को मिटा देता है। वो स्माइल करते हुए उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब उसे भी समझ आ गया है कि टीम वर्क क्या होता है। लेकिन तारीफ मिलने के बजाय वो दोनों उस पर बुरी तरह बरस पड़ते हैं और उसे ध्यान से काम करने को कहते हैं क्योंकि उसकी जानलेवा एबिलिटी से अभी उन दोनों का ही गेम ओवर हो सकता था। भाई हीरो बनने गया था, यहां भी इसका पोपट हो गया। जब ये तीनों आपस में तू मैं कर रहे थे तभी स्टोर में कुछ चोर घुस आते हैं। वो जल्दी जल्दी सारा कीमती सामान चुराने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि आज तो उनकी लॉटरी लग गई क्योंकि स्टोर में कोई परिंदा भी नहीं है। लेकिन जब वो अपना बैग भरने में बिजी थे तभी एक भूत गंजे चोर को हवा में उछाल देता है। जब दूसरा चोर ऊपर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक विशालकाय भूत ने उस गंजे को अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों में जकड़ा हुआ था। स्टोर के दूसरे हिस्से में यूरू लगातार कंप्लेन कर रही होती है कि वो कभी एग्जॉर्सिस्ट बनना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक लवर है, फाइटर नहीं। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि यही एक काम है जिसमें वो अच्छी है। इसके अलावा उसे अपने फेवरेट स्ट्रीमर को भर भर के सुपर चार्ट्स भेजने की अजीब लत की वजह से ये खतरनाक और बकवास जॉब्स करनी पड़ती हैं।
वो अपनी गू गन से रास्ते में आने वाले हर भूत को रोककर बांधती जाती है, जबकि कूकू अपने हथौड़े से एक एक करके उन्हें कुचलता जाता है। साथ ही कूकू आउरी पर चिल्लाता है कि बकवास बंद कर और काम पर लग जा। यूरू एक बार फिर कूकू पर भड़क जाती है और कहती है कि वो किसी भी अटैक टाइप एग्जॉसिस्ट के साथ कंपैटिबल नहीं है और उनमें से कूकू उसे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन इतनी बहस करते हुए भी उनका फोकस जरा भी नहीं डगमगाता और वो बड़ी आसानी से एक और भूत को ठिकाने लगा देते हैं। तभी यूरू आउरी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि कूकू भले ही एक नंबर का घटिया इंसान हो, लेकिन एक अटैक टाइप एग्जॉसिस्ट के रूप में उसकी एबिलिटीज एकदम टॉप नॉच है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी क्लास में किसी और अटैकर की जरूरत नहीं है, खासकर नीली ज्वाला का इस्तेमाल करने वाले की तो बिल्कुल नहीं है। जल्द ही वो सब बिल्डिंग के सबसे आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो दोनों चोर मरे हुए मिलते हैं जिनकी लाशें छत से लटक रही थी। आउरी ये भयानक नजारा देखकर सन्न रह जाता है, लेकिन यूरू की नजर तुरंत उस स्पिरिट पर पड़ती है और वो उस पर अपना गू अटैक कर देती है। उसी वक्त कूकू भी तेजी से दौड़ता है और अपने हथौड़े से उस पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब उस स्पिरिट को खरोच तक नहीं आती। वो स्पिरिट उनकी तरफ मुड़ती है और उन्हें वहां से दफा हो जाने को कहती है, क्योंकि वो बस अपनी एक गुड़िया को सजा रही थी। कूकू को तुरंत एहसास हो जाता है कि दाल में कुछ काला है और ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि उन्हें सिर्फ लो लेवल स्पिरिट्स की इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो इस लेवल के मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तुरंत यूरू को पीछे हटने को कहता है और चिल्लाता है कि उन्हें अभी के अभी यहां से निकलना होगा, लेकिन यूरू मना कर देती है। उसे लगता है कि उसने स्पिरिट को पकड़ लिया है तो उसका काम तमाम करना बस कुछ ही पलों की बात है। लेकिन यूरू ने दुश्मन की ताकत को बहुत ही हल्के में ले लिया था। वो स्पिरिट बड़ी आसानी से उस गू को तोड़ देती है और यूरू को जमीन से उठाकर सीधा अपने चेहरे के करीब ले आती है। वो खौफनाक आवाज में कहती है कि वो यूरू को भी खूबसूरत बना देगी। कूकू बिना सोचे समझे अपने हथौड़े के साथ उस पर टूट पड़ता है और अपनी पूरी ताकत से उस स्पिरिट पर प्रहार करता है, लेकिन वो स्पिरिट तुरंत ही खुद को हील कर लेती है और एक ही झटके में कूकू को दूर उछाल देती है। जब धूल छटती है तो आउरी देखता है कि कूकू एक टेडी बियर के ऊपर गिरा पड़ा है। आउरी घबराते हुए पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये भूत इतना पावरफुल कैसे है। कूकू उसे बताता है कि कुछ घोस्ट अकाउंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिन्हें कर्सेस कहा जाता है। ये घोस्ट अकाउंट भी एक कर्स वाला अकाउंट लगता है जो किसी भी कीमत पर लो लेवल स्पिरिट की कैटेगरी में नहीं आता। वो दावा करता है कि ये स्पिरिट यकीनन कोई मिड लेवल या हाई लेवल घोस्ट अकाउंट है और आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और एक प्रॉपर प्लान तैयार करके ही उन्हें भेजा जाता है। लेकिन अभी उनके पास ऐसा कोई प्लान या बैकअप नहीं था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द इन तीनों का काम तमाम हो जाएगा। आउरी अपनी नजरें यूरू की तरफ घुमाता है जो बुरी तरह तड़प रही थी। तभी वो स्पिरिट यूरू के हाथों को किसी सूखी टहनी की तरह चटका देती है। यूरू की चीखें अचानक शांत हो जाती हैं जब वो भूत उसे जोर से जमीन पर पटकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुकू आउरी पर चिल्लाता है कि तू यहां से भाग जा, क्योंकि इस वक्त तू सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। वो भूत यूरू के सिर को कुचलने ही वाला होता है कि कुकू उसे रोकने के लिए अपने हथौड़े से एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उस स्पिरिट की रीजनरेशन पावर इतनी हाई होती है कि उस पर कोई असर ही नहीं होता। ठीक उसी वक्त आउरी अपनी डीमन फ्लेम्स में लिपटा एक टेडी बियर पूरी ताकत से उस भूत के हाथ पर दे मारता है। इस अचूक निशाने से स्पिरिट के हाथ से यूरू छूटकर नीचे गिर जाती है। कुकू तुरंत उसे कैच करता है और वो तीनों बिना एक पल गवाए वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। वो जल्दी से नीचे के फ्लोर्स पर जाकर छिप जाते हैं। तभी कुकू की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है और वो आउरी का हाथ पकड़ लेता है जो अभी भी उस नीली डीमन फ्लेम से जल रहा था। आउरी ये देखकर खौफ से भर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये ज्वाला जिंदा इंसानों का क्या हाल करती है। लेकिन कुकू को खरोच तक नहीं आती। कुकू दावा करता है कि अगर उसकी थ्योरी सही है तो इस डीमन फ्लेम के इफेक्ट्स पूरी तरह से रिवर्स हो चुके हैं, क्योंकि अब ये ज्वाला इंसानों के लिए एकदम से सेफ है, लेकिन राक्षसों के लिए एक खौफनाक मौत। वो उस विशाल भूत की तरफ इशारा करता है जिसका हाथ आउरी के अटैक के बाद अभी तक हील नहीं हुआ था। वो तुरंत एक प्लान बनाते हैं। आउरी भूत पर पीछे से वार करेगा, जिससे उसे एक ऐसा गहरा घाव मिलेगा जो रीजनरेट नहीं होगा, और उसके तुरंत बाद कुकू अपने हथौड़े से उस पर बैक टू बैक स्पैम अटैक करेगा ताकि उसे मैक्सिमम डैमेज दिया जा सके। लेकिन ये भूत भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो गुस्से में किसी बेब्लेड की तरह घूमने लगता है और आउरी को उड़ाकर सीधा दीवार पर दे मारता है। वो जल्द ही उन्हें एक कोने में फंसा लेता है, लेकिन डरने के बजाय आउरी के अंदर एक खतरनाक एड्रेनलिन रश दौड़ने लगता है और वो इस फाइट के लिए सुपर एक्साइटेड फील करने लगता है। वो एक और आग उगलने वाला टेडी भूत पर फेंकता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे डॉज कर लेती है और आउरी को गलत पोजीशन में पकड़ लेती है। वो उसी वक्त आउरी का गेम ओवर कर देती अगर यूरू सही वक्त पर होश में आकर उस भूत पर अपना गू फायर ना कर देती। यूरू गुस्से में उबल रही थी क्योंकि उसके फेवरेट स्ट्रीमर की स्ट्रीम पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो चिल्लाकर दोनों से कहती है कि इस कबाड़ को जल्दी निपटाओ, क्योंकि उसे हर हाल में किरिहा को पहला सुपर चैट भेजने की अपनी स्ट्रीक को टूटने नहीं देना है। दीदी को मौत सामने दिख रही है, लेकिन टेंशन अपनी सुपर चैट की है। आउरी और कुकू तुरंत काम पर लग जाते हैं और उस घोस्ट अकाउंट को कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देते हैं जो यूरू के गू से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था। लेकिन तभी किरिहा को किसी और लड़की से पहला सुपर चैट मिल जाता है।
ये देखकर यूरू का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसके गुस्से की वजह से स्पिरिट पर उसकी पकड़ और भी खतरनाक हो जाती है। वो तीनों मिलकर उस स्पिरिट पर हर एंगल से ताबड़तोड़ अटैक्स करते हैं और फाइनली एक किलिंग ब्लो मारकर उस स्पिरिट का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देते हैं। इस जीत के बाद उन सभी की जान में जान आती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अकेले एक मिड रैंक स्पिरिट को नहीं हराया था। कुकू कहता है कि उन्हें तुरंत हेडक्वार्टर वापस जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन जब वे वहां से निकल ही रहे थे, अचानक आउरी को अपने पीछे किसी बेहद खौफनाक चीज की मौजूदगी का एहसास होता है। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देख पाता, यूरू और कुकू दोनों की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कोई हरकत किए जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। तभी पास रखे एक टीवी सेट से सैड बॉय अकाउंट की वो रूह कपा देने वाली स्पिरिट बाहर निकलती है, जो एक और डीमन फ्लेम यूजर से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने देखकर आउरी की सांसें जैसे फेफड़ों में ही अटक जाती हैं। उसे अपनी बहन के बिस्तर पर तड़पते और मदद की भीख मांगते मरने की वो भयानक यादें एक झटके में फ्लैश होने लगती हैं। वो एक जंगली जानवर की तरह हाँफने लगता है और जल्द ही खुद पर से अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। वो अपनी भड़कती फ्लेमिंग ब्लेड निकालता है और पागलों की तरह उस स्पिरिट पर टूट पड़ता है, उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है। लेकिन सैड बॉय अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और बिना डरे वहीं डटा रहता है। आउरी उसे हर मुमकिन एंगल से ताबड़तोड़ पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट के चारों ओर जल रही वो चमकीली नीली ज्वाला आउरी के हर अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। मजबूरन आउरी को पीछे हटना पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचना पड़ता है। सैड बॉय आउरी की तरफ देखकर उदासी भरी आह भरता है और बड़े ही शांत लहजे में कहता है, क्या बस यही है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत? आउरी ये सुनकर बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अभी अपना बेस्ट शॉट दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी आंखों से भी खून फूट पड़ता है, उसकी पूरी विजन लाल हो जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह से सुन्न था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या। इस सैड बॉय को पहले से उसका नाम कैसे पता था और वो बिना किसी वजह से अचानक यहाँ क्यों टपक पड़ा? अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर आउरी किसी तरह रेंगता हुआ अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो उस मॉन्स्टर को घूरते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी छोटी बहन अकारी का इंतकाम लेकर रहेगा। सैड बॉय को वो नाम याद आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, अस्पताल में उसकी मौत वाकई में बहुत दुखद थी, क्योंकि जब उसे मजबूरन उस लड़की को मारना पड़ा तो उसकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। शायद अकारी की मौत ही बेमतलब थी और अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये अल्फाज सुनकर आउरी के सीने में आग लग जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन हंसती और खेलती रहती थी। वो अपने शरीर को जबरदस्ती हिलने पर मजबूर करता है, लेकिन वो बस इतना ही कर पाता है कि सीधे उस भूत की आंखों में देखकर उसे धमकी दे सके कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सैड बॉय बस एक ठंडी हंसी हंसता है। खुद आउरी भी अंदर से जानता था कि वो इस वक्त बहुत कमजोर है और कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, वो महज एक भड़ास है जिसे वो अपनी कमजोरी के चलते कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सैड बॉय अपना हाथ हवा में उठाता है और तुरंत उसका पूरा हाथ उन खौफनाक नीली लपटों में घिर जाता है। वो आउरी से कहता है कि अब इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन वो ये वादा भी करता है कि अगर आउरी का कोई अधूरा काम रह गया हो तो इस बात का एक छोटा सा चांस है कि वो एक भूत बनकर वापस इस दुनिया में लौट आए। आउरी को एहसास हो जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, दिल ही दिल में अकारी से माफी मांगता है और अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही सैड बॉय अपनी वपटों से उसका काम तमाम करने की कोशिश करता है, हवा का एक बेहद शक्तिशाली और खौफनाक झोंका उन लपटों को रास्ते में ही रोक देता है और उन्हें पूरी तरह बेअसर कर देता है। आउरी ये देखकर हैरान रह जाता है। ये पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है, तो आखिर ये तूफान जैसी हवा आई कहाँ से? लेकिन उसका ये कन्फ्यूजन ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि तभी जैकी अपनी गोरी विग उतार कर फेंक देता है और अपनी असली फॉर्म में प्रकट होता है, सीधे उस सैड बॉय की आंखों में आंखें डालकर। वो स्पिरिट मुस्कुराती है और पूछती है कि तू कौन है, और जैकी स्वैग में जवाब देता है कि वो एक एग्जॉस्टिस्ट है और आउरी का टीचर है। इससे पहले कि वो स्पिरिट रिएक्ट कर पाती, जैकी पलक झपकते ही अपने तीनों स्टूडेंट्स को खतरे से दूर कर देता है, जिसे देखकर खुद सैड बॉय भी चौंक जाता है कि जैकी इन तीनों बच्चों की तरह कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। आउरी तुरंत कुकू और यूरू के लिए घबराने लगता है, लेकिन जैकी उसे तसल्ली देता है कि टेंशन मत ले, वे मरे नहीं हैं और उनकी पावर्स ने फिलहाल उन्हें बचा लिया है। आउरी लगातार उन्हें आवाज लगाता है और जल्द ही कुकू अपनी आंखें खोलकर कराहते हुए कहता है कि उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। वहीं यूरू भी अपनी आंखें खोलती है और याद करने की कोशिश करती है कि आखिर अभी हुआ क्या था। इधर जैकी अचानक रोने लगता है और अपने स्टूडेंट से माफी मांगते हुए कहता है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो औरतें उसे जाने ही नहीं दे रही थी और उसे एक वाइल्ड राइड पर ले जाना चाहती थी। उसे जल्दी से उन्हें ठिकाने लगाना पड़ा और फिर वो तुरंत भागकर यहां आ गया। आउरी जैकी से कहता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो, क्योंकि ये इन सब का सही वक्त नहीं है। इससे पहले कि वो बाकी लोगों को अलर्ट कर पाता, सैड बॉय सीधे उनकी तरफ लपटों का एक और रेला छोड़ देता है, लेकिन उनमें से एक भी लपट उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एक इनविजिबल सूडो बैरियर उन्हें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा था। आउरी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वो पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है।
कुकू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये शील्ड लैब की बनाई हुई एक स्पेशल डिवाइस है जो 3 मिनट तक सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अंदर आने से रोकती है, लेकिन अगर कोई फिजिकल एंटिटी इसके अंदर घुस जाए तो ये टूट सकती है। आवरी के मोटे दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्स बातें इतनी जल्दी नहीं घुस पाती, इसलिए जैकी उसे इतने आसान शब्दों में समझाता है कि कोई बच्चा भी समझ जाए। वो उन्हें बताता है कि ये बैरियर अगले 3 मिनट तक सभी भूतों और उनके अटैक्स को भारी रखेगा, जिसके बाद उन्हें अपनी जान खुद बचानी होगी। वो उन्हें वहीं डटे रहने को कहता है, जबकि वो खुद खड़ा होता है और आवरी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया। आवरी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन जैकी कहता है कि अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर सैड बॉय के सामने सिर्फ जिंदा बच जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए उसे अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। टीचर के ये पॉजिटिव शब्द सीधे आवरी के दिल को छू जाते हैं और वो किसी तरह अपने आंसुओं को छलकने से रोकता है। जैकी उन सभी को पीछे रहने का ऑर्डर देता है और अपना पंखा निकालकर हवा में एक मैजिकल मछली क्रिएट करता है, इतिहास के सबसे खतरनाक भूतों में से एक का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए जैकी अपनी उस मैजिकल मछली से उस पर जोरदार अटैक करता है, जो सीधा निशाने पर लगता है और भूत को पीछे स्टैंड्स में गिरा देता है। जैकी अपने अटैक को कंटिन्यू रखता है और उस स्पिरिट पर एक और प्रहार करता है, लेकिन इस बार सैड बॉय तैयार था और वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तू आवरी का टीचर है तो इसका मतलब तेरी मौत आवरी का इस दुनिया से एक बहुत तगड़ा कनेक्शन बना देगी और वो मरने के बाद एक स्पिरिट के रूप में दोबारा जन्म लेगा। इतना कहते ही वो भूत जैकी पर अपनी मैजिकल ज्वालाओं की बौछार कर देता है। वहीं जैकी बड़ी ही फुर्ती से एक के बाद एक उसके अटैक्स को डॉज करता है और अपना खुद का काउंटर अटैक लॉन्च कर देता है। ये फाइट देखकर आवरी को समझ आ जाता है कि जैकी का लेवल उन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है। वो कुकू से पूछता है कि जैकी किस तरह की साइबर काइनेसिस यूज कर रहा है, तो कुकू जवाब देता है कि जैकी कोई साइबर काइनेसिस यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास ऐसी कोई पावर है ही नहीं। वो बस एक डिजिटल कन्वर्टर की मदद से अपनी रॉ स्पिरिचुअल पावर्स को मैजिक में चैनल कर रहा है और वो पंखा ही वो मेन मैकेनिज्म है जिसकी मदद से वो ऐसा कर पा रहा है। कुकू बताता है कि जैकी एक ओल्ड जनरेशन एग्जॉसिस्ट में से एक है जिन्हें आज के ज़माने के डिजिटल भूतों से लड़ना कभी नहीं सिखाया गया, और यही वजह है कि अब घोस्ट हंटर्स की एक नई जनरेशन की ज़रूरत है जिनकी पावर्स इस डिजिटल दुनिया के हिसाब से बनी हो, ताकि जब ये स्पिरिट्स इंसानों पर हमला करें तो वे उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकें। फाइट के दौरान जैकी की आंखों से खून बहने लगता है, जिससे आवरी घबरा जाता है, लेकिन कुकू उसे शांत रहने को कहता है। वो दावा करता है कि जैकी इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और अगर सैड बॉय कोई डिजिटल स्पिरिट ना होकर एक असली भूत होता तो जैकी ने कुछ ही मिनटों में उसका वजूद मिटा दिया होता। लेकिन जब ये एनालॉग पुराने ज़माने के एग्जॉस्टिस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटल कन्वर्टर के जरिए चैनल करते हैं तो उनकी पावर का आउटपुट 90% तक गिर जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि जैकी इस वक्त टेक्निकली अपनी असली एबिलिटीज़ का सिर्फ 10% ही यूज़ कर रहा है। आवरी बड़ी ही बेचैनी से जैकी को सैड बॉय के चंगुल में फंसते हुए देखता है, लेकिन जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, जैकी बस मुस्कुराया और अपने मैजिक से 2 और मछलियां क्रिएट करके उन तीनों से एक साथ सैड बॉय पर जोरदार हमला बोल दिया। आवरी ये देखकर शौक था, लेकिन कुकू अपना ज्ञान बांटना जारी रखता है और बताता है कि जैकी एक जीनियस एग्जॉसिस्ट है जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही एक कैलेमिटी क्लास डीमन को हराकर द लिविंग लेजेंड का वो क्रिंज सा टाइटल हासिल कर लिया था। और ये सुनकर सन्न रह जाता है कि उसे एक असली लेजेंड पढ़ा रहा है और हैरान होकर पूछता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर एग्जॉसिस्ट आखिर एक टीचर क्यों बनेगा। कुकू जवाब देता है कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन जैकी ने एक्टिव ड्यूटी से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और लीडरशिप रोल संभालते हुए आज के इन राक्षसों से लड़ने के लिए एग्जॉसिस्ट की एक नई जनरेशन को ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। और ये सुनकर इंप्रेस तो होता है, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। लेकिन कुकू उसे चिल मारने को कहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि दुनिया के सबसे महान एग्जॉसिस्ट के खिलाफ सैड बॉय के जीतने का रत्ती भर भी कोई चांस है। ठीक उसी वक्त जैकी एक इतना शानदार ट्रिपल अटैक शोकेस करता है जो स्पिरिट को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, और जब वहां से धूल छटती है तो सैड बॉय का वहां नामो निशान तक नहीं था। आवरी जाकी से पूछता है कि क्या उसने उस स्पिरिट का काम तमाम कर दिया, लेकिन जाकी जवाब देता है कि बदकिस्मती से वो बचकर निकल गया, जिसका सीधा मतलब है कि अब से उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहना होगा। फाइनली ये बुरा सपना खत्म होने पर वो सभी राहत की सांस लेते हुए नीचे बैठ जाते हैं। तभी जाकी उन्हें बताता है कि सैड बॉय अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था क्योंकि उसकी चार्जिंग खत्म हो रही थी, तो बेसिकली वो मॉन्स्टर अभी अपने पावर सेवर मोड में लड़ रहा था। ये सुनकर कुकू बुरी तरह चिढ़ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उन्होंने उस भूत को एक्सरसाइज करने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। लेकिन जाकी उन्हें इस बारे में ज़्यादा ना सोचने के लिए कहता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तीनों इस जानलेवा हमले से सुरक्षित बाहर आ गए। वो उन तीनों को गले लगा लेता है, जिससे आवरी को अपनी खुद की कमजोरी का एक नया एहसास होता है। वो जाकी की तरफ मुड़ता और कहता है कि अब उसकी जिंदगी का एक नया गोल है, वो बिल्कुल जाकी की तरह बनना चाहता है। जाकी ये सुनकर हंस पड़ता और उनसे कहता है कि अब उन सभी को वापस स्कूल लौट जाना चाहिए और रिकवर होने के लिए थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि वे आगे चलकर और भी कड़ी ट्रेनिंग कर सकें। जल्दी वे सभी वापस एकेडमी लौट आते हैं, जहां एक तरफ जाकी को एक मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है, वहीं आवरी और कुकू अपने कपड़े बदलते हैं और सीधा नर्स के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि यूरू की पूरी तरह से मरहम पट्टी हो चुकी है और वो एकदम नई जैसी लग रही है। आवरी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी इतनी भयंकर चोटें इतनी जल्दी कैसे गायब हो गईं। तभी मीना नाम की नर्स एक दरवाजे के पीछे से बाहर आती है और आवरी को अपनी चोटों की टेंशन ना लेने को कहती है। वो अपने फोन से आवरी की एक फोटो क्लिक करती है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके लिटरली उसे फोटोशॉप करके एकदम चंगा कर देती है। भाई ये फिल्टर तो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा खतरनाक है।
थोड़ी ही देर में उनके बाकी क्लासमेट्स भी ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन आउरी, कुकू और यूरू अभी किसी भी तरह का मजाक मस्ती करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनके चेहरों पर एक गजब का डिटर्मिनेशन था। वो अपने क्लासमेट्स को बताते हैं कि वे लोग अभी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं क्योंकि वो दोबारा कभी इतनी बुरी तरह जलील नहीं होना चाहते। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से जा पाते, मीना उन्हें अपनी अपनी बैटरीज चेक करने को कहती है और उन्हें तुरंत एहसास होता है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना था कि अगर वे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ट्रेन नहीं कर सकते तो वे अपनी मसल्स की ट्रेनिंग करेंगे और हर मुमकिन तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे ताकि एक दिन वो उस सैड बॉय से अपना बदला ले सके और उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। इस खौफनाक हादसे को बीते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस पाने के बाद आउरी को ये रियलाइज होता है कि वो अपनी साइबर काइनेसिस को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो कुकू और रेन से मिलने जाता है। वो उन्हें केबल पर बैठकर चाय पीते हुए पाता है, लेकिन कुकू किसी चीज में बहुत बिजी लग रहा था। रेन बड़ी ही गर्मजोशी से आउरी का स्वागत करता है और पूछता है कि वो इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है। आउरी जवाब देता है कि जब से उसे एहसास हुआ है कि उसकी बॉडी असल में कितनी अनफिट है, तब से वो ठीक से सो भी नहीं पाया है। रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आउरी समझाता है कि सैड बॉय और उस दूसरे घोस्ट अकाउंट के खिलाफ हुई पिछली फाइट में उसने एक बात नोटिस की। उसकी साइबर काइनेसिस गजब का काम कर रही थी और वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज सोच और रिएक्ट कर पा रहा था। लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी लगातार उसे पीछे खींच रही थी। उसके दिमाग और उसकी बॉडी के बीच हमेशा एक डिस्कनेक्ट रहता था, जहां उसकी बॉडी बहुत लेट रिएक्ट करती थी और इसी वजह से वो दुश्मनों के सामने खुला शिकार बन जाता था। उसे लगता है कि अगर वो अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स को और भी ज्यादा ट्रेन करे और अपनी बॉडी की कंडीशनिंग पर काम करे तो वो अपनी एबिलिटीज को कहीं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा और घोस्ट अकाउंट से आसानी से निपट सकेगा। इतना कहकर वो कुकू की तरफ मुड़ता है और उसके सामने झुककर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे ताकि वो अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करना सीख सके। लेकिन कुकू उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और पागलों की तरह अपने फोन पर कुछ टाइप करने में बिजी रहता है। आउरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन रेन हंसकर उसे बैठने को कहता है। वो बताता है कि ये कुकू का डेली रूटीन है, जहां वो ट्विटर और एडिट पर जाता है और फिर ऑनलाइन रैंडम लोगों से इस बात पर बहस करता है कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। आउरी को एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं है और कुकू सच में एक बहुत ही क्रिंज कीबोर्ड वॉरियर है। कुकू थोड़ी देर और अपने फोन पर टाइप करता रहता है और फिर फाइनली चाय पीने के लिए उसे नीचे रख देता है। वो आउरी को बांटने और अपनी चाय पीने को कहता है, ये दावा करते हुए कि इससे नर्व्स शांत होती है। आउरी को ये बंदा बिल्कुल समझ नहीं आता और वो कुकू से पूछता है कि क्या वो पहले किसी गैंग वैंग में था, क्योंकि उसके कंधे पर एक टैटू भी है। कुकू अपनी चाय से फंदा खा जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि ये बहुत ही भेदभाव भरा और स्टीरियोटिपिकल सोचने का तरीका है और वो इस तरह लोगों की प्रोफाइलिंग नहीं कर सकता। लेकिन रेन तुरंत उसकी पोल खोल देता है। वो आउरी से कहता है कि उसका अंदाजा एकदम सही है और कुकू हाई स्कूल के दिनों में सच में एक गैंग में हुआ करता था। रेन अपना फोन निकालता है और आउरी को कुकू के उस डेलिंक्वेंट वर्जन की एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर यकीनन किसी भी केप ऑफ फैन गर्ल का दिल आ जाता। कुकू सफाई देते हुए कहता है कि वो बस एक फेस था, यहाँ तक कि रेन भी उसी गैंग का हिस्सा था। रेन बताता है कि वो तो बस कुकू के पीछे पीछे घूमता था। वो आउरी से कहता है कि वो कुकू को बचपन से जानता है और उन दोनों के बीच एक तरह का तगड़ा ब्रोमांस है। कुकू तुरंत कहता है कि वो उस लाइन का नहीं है, मतलब उसका वो वाला शौक नहीं है, जबकि आउरी को एहसास होता है कि वो अपने साथियों के बारे में लिटरली कुछ नहीं जानता। और वो रेन से कहता है कि वो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। ये बात सुनकर रेन थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो रेज बेटर्स होते हैं वे बहुत ही मतलबी, सेल्फ सेंटर्ड और एक नंबर के बदतमीज इंसान होते हैं। लेकिन आउरी इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कुकू उससे पूछता है कि वो आखिर उससे चाहता क्या है। आउरी तो ये बात पूरी तरह भूल ही चुका था, लेकिन उसे खुद ट्रेन करने के बजाय कुकू उसे हागे को ढूंढने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्पेशलिस्ट है और वही उसे सबसे अच्छे से सिखा सकती है। हागे की तलाश करते समय उसकी नज़र एक डेस्क पर बैठी एक बेहद क्रीपी सी दिखने वाली गुड़िया पर पड़ती है और वो उससे बात करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे कॉम्बैट में ट्रेन कर सकती है, लेकिन यहाँ ये चकी डॉल कोई जवाब नहीं देती। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि वो उसे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। तभी वो अपने आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि वो चारों तरफ से ऐसी ही डरावनी गुड़ियों से घिरा हुआ है। उसे लगता है कि इस चकी ने अपने क्लोन्स बना लिए हैं, लेकिन तभी असली वाली पीछे से आकर उसके सिर पे एक जोरदार चपत लगाती है। वो दावा करती है कि ये गुड़िया इस स्कूल की ऑफिशियल मैस्कॉट्स हैं और उसकी साइबर काइनेसिस पावर उसे इन सभी गुड़ियों को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है, जबकि उसकी असली बॉडी उसके हॉस्टल रूम में मजे से कॉफी पीते हुए 4K में बोकु नो पिको दिख रही होती है। आउरी लोगों को उनके देखे जाने वाले कंटेंट से जज नहीं करता, इसलिए वो उस चकी डॉल से ही उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। हागे भी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि जब से आउरी इस एकेडमी में आया था वो उसके साथ एक मैच लड़ना चाहती थी। जल्दी वे ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां वो ईमो से एक विशालकाय गुड़िया को अंदर उठवाकर जमीन पर रखवाती है। फिर वो ईमो से कहती है कि फाइट शुरू होने से पहले उसे यहाँ उनके लिए एक रेफरी का काम करना होगा। शुरुआत में आउरी हंसते हुए कहता है कि इतनी क्यूट सी दिखने वाली चकी गुड़िया को मारने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन बिना किसी वार्निंग के वो चकी पलक झपकते ही आउरी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ती है और अलग अलग एंगल से उस पर मुक्कों की बरसात कर देती है। ईमो आउरी को समझाता है कि वो इसे हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि हागे टेकन गेम की चैंपियन है और पूरे ई स्पोर्ट्स सीन पर राज करती है। आउरी को रियलाइज होता है कि उसने इस गुड़िया को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती करती है, इसलिए वो फाइनली इसे सीरियसली लेने का फैसला करता है और अपने फोन से अपनी खूंखार नीली ज्वाला बाहर निकाल लेता है।
हागे डिसाइड करती है कि ये छोटी चक्की किसी को ढंग से डैमेज देने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो अपनी चेतना को वहाँ से जंप कराकर उस बड़ी वाली गुड़िया में ट्रांसफ़र कर देती है। और ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन हागे खुलासा करती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी गुड़िया का कंट्रोल ले सकती है, बिल्कुल किसी ब्लूटूथ मोड की तरह। और चूंकि वो छोटी गुड़िया ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो एक असली फाइट का मजा लेने के लिए इस बड़ी गुड़िया का इस्तेमाल करेगी। राउंड 2 शुरू होता है और आउरी नोटिस करता है कि ये वाला वर्जन क्यूट तो कम है, लेकिन इसे हिट करना ज़्यादा आसान है, इसलिए वो कुछ सॉलिड हिट्स लैंड करने के लिए फुल स्पीड में उसकी तरफ डैश करता है। लेकिन हागे का रिएक्शन टाइम इतना खतरनाक था कि वो पलक झपकते ही आउरी के खिलाफ एक शानदार 5 हिट कॉम्बो स्कोर कर देती है। आउरी बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके अटैक शुरू करने से पहले ही रिएक्ट कर रही है। लेकिन हागे के लिए एकदम नॉर्मल बात थी, क्योंकि अगर आपको गेमिंग में प्रो लेवल पर कम्पीट करना है तो आपके पास गॉड लेवल रिफ्लेक्सेस और अपने अपोनेंट की बेइज्जती करने का तगड़ा टैलेंट होना ही चाहिए। आउरी पागलों की तरह बिना सोचे समझे उस पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो चाहे जो कर ले उस पर एक सिंगल वार तक नहीं कर पाता। उसका हर एक अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जबकि हागे एक के बाद एक धांसू कॉम्बो मारकर उसे अपनी गजब की मूव से पूरी तरह धूल चटा देती है। ईमो हंसने लगता है, क्योंकि उन दोनों की स्किल्स के बीच का फर्क जमीन आसमान जितना बड़ा था। लेकिन आउरी ने अभी हार नहीं मानी थी। वो डिसाइड करता है कि अगर हागे उसकी रिदम को रीड कर रही है तो वो कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल मूव्स का इस्तेमाल करेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे, ताकि वो उसे चकमा दे सके। इस बार आउरी काफी अच्छा परफॉर्म करता है और हागे की रिदम को पढ़कर उसके सारे अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसके एक अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। हागे उसे टोकते हुए कहती है कि सिर्फ एक अटैक ब्लॉक कर लेने से इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, और वो उसे दिखाने वाली है कि उसके अंदर अभी और किस चीज की कमी है। इतना कहते ही वो बिल्कुल आयरन मैन बन जाती है और एक जोरदार पिंक लेजर ब्लास्ट फायर करके आउरी को पूरी तरह से नॉकआउट कर देती है। हागे अपनी इस धाकड़ जीत का जश्न मनाती है, वहीं आउरी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है। वो मान लेता है कि हागे सच में एकदम बवाल है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मास्टर बन सकती है, ताकि वो उससे सही से लड़ना सीख सके। कुछ देर बाद वो नहाने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि असल जिंदगी में हागे दिखती कैसी होगी। उसके दिमाग में एक ऐसे पसीने से लथपथ दाढ़ी वाले डिस्कॉर्ड मॉडरेटर की इमेज बनती है, जिसके कमरे में बस कुछ मॉइस्चराइजर और ढेर सारे टिश्यू पेपर्स पड़े होंगे। लेकिन जब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वो गलती से यूरू और बड़े बड़े चश्मे वाली एक पिंक बालों वाली क्यूट लड़की से टकरा जाता है। वो तुरंत उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है। तभी यूरू उस पिंक बालों वाली लड़की को हागे कहकर बुलाती है और उसे थोड़ा संभल कर चलने को कहती है। आउरी को सारी कड़ियां जोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है और फिर उसे जोर का झटका लगता है कि ये क्यूट सी लड़की ही असल में वो पसीने से लथपथ गेमर है जिसे उसने अपना मास्टर बनाया है। वो तुरंत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हागे वहां से भाग खड़ी होती है और फिर एक गुड़िया के रूप में वापस आकर आउरी के सिर पर एक जोरदार चपत लगाती है और उसे आंखें खोलकर चलने को कहती है। आउरी उसके इस गजब की पर्सनालिटी चेंज को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन यूरू बस हंसते हुए बताती है कि असली हागे और उसकी गेमिंग वाली पर्सनालिटी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और वो रियल लाइफ में एक पक्की शट इन इंट्रोवर्ट लड़की है जो बाहर नहीं निकलती। हागे बड़े ही प्राउड के साथ दावा करती है कि एनर्जी ड्रिंक्स, तगड़ी रैम वाला एक शानदार पीसी जिसे उसने प्राइस सर्च से पहले ले लिया था और ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा के साथ उसे दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसका कमरा ही उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आउरी उससे पूछने ही वाला था कि वे दोबारा फाइट कब कर सकते हैं कि तभी उसे अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि जाकी ने उन्हें सैड बॉय, जिसे अब सिर्फ के नाम से जाना जाता है, से निपटने और उसे हमेशा के लिए तबाह करने का प्लान बनाने के लिए एक मीटिंग का मैसेज भेजा है। उसकी क्लास 1B के सभी स्टूडेंट्स तुरंत रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां जाकी और कीको उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि उन्होंने के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से जंग छेड़ने और उसे हर हाल में खत्म करने का फैसला कर लिया है। जाकी दावा करता है कि के से निपटने के लिए इससे पहले भी 2 मिशन चलाए गए थे, लेकिन दोनों ही बुरी तरह फ्लॉप रहे। के ने एक ऐसी खौफनाक चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी और उन मिशंस में शामिल ज्यादातर स्टूडेंट्स मारे गए। वो डंके की चोट पर कहता है कि इस बार वे एक बहुत बड़ी फौज के साथ हमला करेंगे और चाहे जो हो जाए वे के का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। ये सुनते ही आउरी का खून खौल उठता है और वो गुस्से से कहता है कि इस बार के को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जाकी बस हंसता है और कहता है कि तुम लोग इस हंटिंग पार्टी का हिस्सा नहीं बनने वाले। आउरी ये सुनकर सन रह जाता है, जबकि ईमो समझाता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सैड बॉय जैसे हाई लेवल या कैलेरिटी क्लास गोस्ट अकाउंट से लड़ने की परमिशन नहीं है। आगे जाकी कहता है कि उन्हें तो मिड लेवल स्पिरिट से भी अकेले निपटने की इजाजत नहीं है। ऐसे मामलों में उनके साथ किसी सीनियर का होना बहुत जरूरी है। आउरी बेहद निराश हो जाता है और दावा करता है कि वो अपना बदला लेने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इस हंटिंग मिशन में हिस्सा लेगा। कुकू को अचानक याद आता है कि इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी साइबर काइनेसिस एबिलिटी मिशन के लिए बहुत क्रिटिकल हो तो वो लड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट सबके सामने खुद को इतना साबित कर दे कि सभी उसकी ताकत का लोहा मान ले। आउरी तुरंत पूछता है कि आखिर वो खुद को कैसे साबित कर सकता है। जाकी जवाब देता है कि क्लास ए और बी के बीच हर सेमेस्टर एक कंपटीशन होता है और यही टूर्नामेंट अपना टैलेंट और पावर दिखाने का सबसे मेन तरीका है। और चूंकि के की हंटिंग 2 महीने बाद शुरू होने वाली है, इसलिए उनके पास खुद को साबित करने के लिए अभी भी टाइम है। आउरी जोश से भर जाता है और अगले ही दिन से पागलों की तरह ट्रेनिंग
ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो ईमो के साथ जंगल में दौड़ रहा होता है, तभी अचानक उनके सामने एक डमी मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। किस्मत से ईमो बहुत फुर्तीला था और उसने अपनी डिफेंस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे वो अटैक रुक गया। वे जल्द ही जंगल में फिर से भागने लगे, अपने पीछे आ रहे उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए। तभी रेन उनके पास पहुंचता है और उन्हें एक बड़े पेड़ के पास अलग अलग होने का ऑर्डर देता है। वो यूरू और कुकू को भी उनकी बेस्ट पोजीशन बताता है और जल्द ही वो उन सभी को ठीक उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां वो चाहता था। और अब वो तीनों मॉन्स्टर्स उनके बीच फंस चुके थे। रेन ने ऑन द स्पॉट एक गजब की स्ट्रैटेजी बनाई, उसे देखकर आउरी दंग रह जाता है। हागे बताती है कि रेन क्लास का सबसे जीनियस स्टूडेंट है और उसकी एबिलिटीज किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह है। वो हर पल सब कुछ देख सकता है, जिससे वो फाइट को अपने फेवर में मोड़ने के लिए सबसे बेस्ट डिसीजंस ले पाता है। मॉन्स्टर्स को चारों तरफ से घेरने के बाद वे सब मिलकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जाकी और कीको झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि वे सब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर फॉर्म में है। रेन इसका क्रेडिट आउरी के टीम में शामिल होने को देता है, क्योंकि अब उनके पास एक और तगड़ा अटैकर आ गया है। कुकू टोकते हुए कहता है कि आउरी की बैटरी बहुत तेजी से ट्रेन हो रही है और उसके अटैक्स इतने इफेक्टिव नहीं है जिससे असली फाइट में वो जल्दी थक जाएगा। आउरी उसकी सारी एडवाइस मान लेता है और शाम को अकेले ट्रेनिंग करने निकल जाता है। वो अपनी एबिलिटीज की प्रैक्टिस करता है और अपनी एजिलिटी बढ़ाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तभी अजीब से दांतों वाले एक पिंक बालों वाला स्टूडेंट उसे पकड़ लेता है और अपना इंट्रोडक्शन सुरु के रूप में देता है। वो आउरी के साथ हमदर्दी दिखाने का नाटक करता है और उसे अपनी बहन के बारे में बताता है जिसे के ने मार दिया था। लेकिन जैसे ही आउरी को लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया, सुरु अचानक उस हेयर पेन को जलाने लगता है जो आउरी की बहन की आखिरी निशानी थी। आउरी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, जबकि सुरु पागलों की तरह हंसने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि वो भी फायर एबिलिटीज वाला एक रेज बैटर ही है। अचानक हागे एक जोरदार फ्लाइंग किक मारते हुए बीच में एंट्री करती है, जिससे सुरु दूर जा गिरता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सुरु की पूरी क्लास यानी क्लास 1A वहां आ धमकती है। हागे कहती है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि ये लोग बदतमीजी करने और बुली करने में माहिर है। लेकिन आउरी अपनी बहन का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपनी नीली ज्वालाओं के साथ सुरु पर झपट पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस छपरी तक पहुंच पाता, एक लड़की उसे रोककर जमीन पर पटक देती है और उसी लड़की की वजह से क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तलवार आउरी को लगने से बाल बाल बच जाती है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, वगाई नाम के उस स्वॉर्ड्समैन पर कुकू अपने हथौड़े से हमला करता है, लेकिन वगाई उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। अब क्लास A और B दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। वहीं लगभग थक कर चूर हो चुका आउरी अभी भी जमीन पर पड़ा है और उसके ऊपर वो लड़की बैठी है और वो सोच रहा है कि क्या यहीं पर उनके बीच कोई खूनी जंग होने वाली है। वो लड़की तुरंत जमीन से उठ जाती है, आउरी को छोड़ देती है और कुकू से माफी मांगते हुए कहती है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुकू को बहुत पसंद करती है। आउरी अपनी कोर मसल्स का इस्तेमाल करते हुए बिना हाथों से खुद को उठाता है, जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि आउरी को अपनी कोर पर बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तभी उनका एक क्लासमेट अपनी शर्ट उतारकर अपने चमकते हुए एब्स फ्लॉन्ट करने लगता है, लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं होती। आउरी एक पेड़ की ब्रांच का सपोर्ट लेकर खुद को पीछे धकेलता है और सीधा उस आग लगाने वाले सुरु की ओर डैश करता है। वो गुस्से से लाल आंखों के साथ एक बार फिर उसके सामने खड़े होकर उससे माफी मांगने की डिमांड करता है। सुरु को तो मानो इस सब में परम आनंद आ रहा था। वो दूसरे रेज बैटर को उकसा रहा था और हंसते हुए वहां से भागने लगता है, जबकि आउरी पागलों की तरह उसका पीछा करता है। वगाई हंसते हुए कहता है कि पता नहीं वो रेज बैटर आगे क्या करेगा, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कुकू भी इस बात से अग्री करता है और कहता है कि सारे रेज बैटर्स एक नंबर के घटिया इंसान होते हैं, लेकिन तुम्हारी घटिया क्लास के घटिया लोग उतने बुरे भी नहीं हैं। नीले बालों वाले ऐश नाम का लड़का आमने सामने खड़े उन दोनों फाइटर्स को देखता है और सोचता है कि क्या इन पर कोई बढ़िया सी एक्शन फिल्म बन सकती है। वहीं हरे बालों वाला बेवकूफ किरी बस यही सोच रहा है कि आज रात डिनर में क्या मिलेगा। टोक्यो रिवेंजर्स के मिकी की हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहा एक को अंदर ही अंदर इस बात से जल भुन रहा है कि इरू को कुकू पसंद है, वो नहीं। दूसरी तरफ इरू कुकू को हेलो बोलती है और पूछती है कि वो कैसा है, जिस पर कुकू सीधा मुंह पर बोल देता है कि वो लड़कियों से बात नहीं करता। सख्त लौंडा, हमें इसके सिग्मा रूल की इज्जत करनी चाहिए। ईरू का दावा है कि वो हर उस आदमी की चापलूसी करती है जिसे वो देखती है, लेकिन यूरू पलटवार करते हुए कहती है कि वो खुद ही लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक गॉथ विलन का रूप धारण करके रखती है। इसी बीच आउरी अभी भी सुरु का पागलों की तरह पीछा कर रहा है। वो उसे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसे सुरु बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वो बेचारा पेड़ ऐसा नहीं कर पाता और आउरी की खौफनाक ताकत से उसमें गहरा गड्ढा पड़ जाता है। सुरु को हैरानी होती है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये मुक्का उसे लग जाता तो उसकी सारी हड्डियां एक ही झटके में चकनाचूर हो सकती थी, लेकिन वो इस थ्रिल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है और अपनी फायर एबिलिटीज का इस्तेमाल करके आउरी के सामने आग की एक खतरनाक दीवार खड़ी कर देता है। सुरु ने बाकी सब की तरह अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं किया था और उसकी ज्वाला की तपिश आउरी की डेमन फ्लेम से कहीं ज्यादा थी। ये देखकर आउरी तुरंत पीछे हट जाता है। सुरु नोटिस करता है कि आउरी का गुस्सा शांत हो रहा है और वो वापस होश में आ रहा है, इसलिए वो उसे फिर से ट्रिगर करने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्लास 1B में सिर्फ और सिर्फ लूजर्स भज पड़े हैं। वो कहता है कि उनमें से एक वो लड़का है जो सिर्फ ताक झांक कर सकता है, रेन, एक बेवकूफ जो अटैक्स को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, इमो, और एक एनाबेल की वो बदसूरत सी चचेरी बहन हाजिमे या गुड़िया। ये बातें सुनते ही आउरी एक बार फिर भड़क उठता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई दूसरों की भावनाओं से इस तरह कैसे खेल सकता है।
सुरु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब आउरी सीधा उसका जलता हुआ हाथ पकड़ लेता है। सुरु को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान उसका जलता हुआ हाथ पकड़ने की हिम्मत कर सकता है और उसे वो पकड़ बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है। लेकिन तभी वगाई हवा में अपनी तलवार से एक ऐसा खौफनाक वार करता है जिससे आसपास के सारे पेड़ कट जाते हैं और ये अटैक आउरी के सिर से बस कुछ इंच की दूरी से गुजरता है, जिससे उसके सिर के बालों का एक गुच्छा कटकर उड़ जाता है। वगाई उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और सुरु की ओर से माफी मांगता है, लेकिन अंत में वगाई हंसता है और कहता है कि पूरी की पूरी क्लास 1B एकदम बकवास और कचरा है। कुकू कहता है कि तेरे इस ताने से उस माफी मांगने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है, लेकिन वगाई को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी तलवार आउरी की ओर तानते हुए कहता है कि क्लास 1B ने अपने ग्रुप में एक रेज बेटर को शामिल करके खुद को ही शर्मिंदा किया है। वो ये भी दावा करता है कि क्लास 1A वर्सेस 1B के बीच होने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट में वे क्लास 1B को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और पूरे स्कूल को दिखा देंगे कि क्लास 1B में कितने निकम्मे और लूजर्स भरे पड़े हैं। हालांकि कुकू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आउरी के सामने आता है और वगाई से कहता है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और उनकी टीम में मौजूद इसी रेज बेटर की वजह से अपकमिंग फाइट में क्लास 1A को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। आउरी नर्स के ऑफिस वापस जाता है जहां उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। लौटते समय उसकी मुलाकात जैकी से होती है जो अब तक की गई उसकी कड़ी मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन आउरी अभी रुका नहीं है। वो उससे सुरु द्वारा इस्तेमाल की जा रही उस खास टेक्निक के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि वो उसे कैसे सीख सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों टीमें ट्रेनिंग सेशंस में अपना पूरा जोर लगा देती हैं ताकि टूर्नामेंट के वक्त वो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो, और फाइनली वो दिन आ ही जाता है। टूर्नामेंट की सुबह क्लास 1B के सभी स्टूडेंट्स को एक बस में भरकर क्लास A वर्सेस B के महामुकाबले के लिए एरिना की ओर ले जाया जाता है। रास्ते में यूरोप पूरी तरह से चिल होकर इस बारे में बात कर रही है कि ट्विच कभी भी डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट पर लगे बैन को नहीं हटाएगा, जबकि ईमो को घबराहट के मारे उल्टी जैसा फील हो रहा है। कुकू कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वे लोग इस फाइट पर थोड़ा और फोकस करेंगे, जबकि ईमो उसे बताता है कि उसे फाइट के स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ही उल्टियां हो रही हैं। आउरी उनसे पूछता है कि क्या पिछली फाइट किसी पहाड़ पर हुई थी। ये सुनते ही ईमो को पिछली फाइट की वो खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं जिसमें वो बहुत बुरी तरह हार गए थे और ईमो कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि क्लास A में अटैकिंग एबिलिटीज वाले बहुत सारे खूंखार लोग थे। आउरी सीधे ईमो से पूछता है कि अगर वो हर चीज से इतना ही डरता है तो उसने एग्जॉर्सिस्ट बनने का फैसला ही क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि ईमो कुछ कह पाता, हाजिमे बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि इस स्कूल में आने के सबके अपने अपने रीजंस हैं और उसे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। आउरी ये सुनकर थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने ईमो की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तभी उसने देखा कि हागे भी उनके साथ है, लेकिन वो एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बंद होकर अपने फोन से उस गुड़िया को कंट्रोल कर रही है। हागे का दावा है कि गुड़िया का इस्तेमाल करने में कम एनर्जी खर्च होती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तभी आउरी को अचानक एहसास होता है कि वे घूम फिरकर वापस वहीं आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, यानी वे एक बार फिर स्कूल पहुंच गए हैं। वो पूछता है कि क्या फाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन कुकू बस मुस्कुराता है और कहता है कि इस साल की थीम अर्बन वॉरफेयर होगी और उनका मेन गोल एनिमी की पूरी टीम को नॉकआउट या डिसेबल करना होगा जब तक कि वे हार न मान ले। क्योंकि नर्स कोची भी यही है, इसका मतलब है वे बिना किसी डर के अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं और एक दूसरे को भयंकर डैमेज पहुंचा सकते हैं। हालांकि किसी की जान लेने पर बिना सोचे समझे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बस से उतरते ही कुकू एक्सप्लेन करता है कि वे असल में अपने स्कूल में नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका उनके स्कूल और शहर की हूबहू 3D रेप्लिका है, क्योंकि एक टीचर के पास लिटरली चीजों को कॉपी पेस्ट करने की धांसू एबिलिटी है। फिर वो एक टैबलेट निकालता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर देता है क्योंकि जैकी फाइट शुरू होने से पहले अपनी क्लास से बात करना चाहता था। वो जनाब मजे में कुछ 4K में एडल्ट कंटेंट देख रहे थे, लेकिन जल्दी से अपने कपड़े पहनते हैं और अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें अपना 200% देना होगा, क्योंकि उनके सीनियर्स और सभी टीचर्स के साथ साथ पूरे स्कूल की नजरें सिर्फ और सिर्फ उन पर टिकी हैं। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये ना सिर्फ अपना टैलेंट दिखाने का मौका है, बल्कि इस बार वे सैड बॉय के का खात्मा करने के मिशन पर भेजने के लिए काबिल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कुकू जाकी से कहता है कि वे इस बार उसे निराश नहीं करेंगे, लेकिन जाकी बस हंसता है और कहता है कि अगर वे हार भी जाते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी परवाह करता है और उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। लेकिन अगर वे के को ठिकाने लगाने के इस जानलेवा मिशन पर जाते हैं तो उनमें से कई शायद जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। वहीं क्लास 1A को भी हौसला दिया जा रहा है, लेकिन वगाई को उनकी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जानता है कि उनमें से हर एक स्टूडेंट क्लास 1B के हर एक स्टूडेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि जीतने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि वे सीधे आमने सामने की फाइट लड़े और अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही नॉकआउट कर दें, फिर दूसरों की मदद करके एक तगड़ी लीड हासिल करें और जितनी जल्दी हो सके इस गेम को खत्म कर दें। क्लास 1B पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वे अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, जबकि ईमो फाइट पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मैच की शुरुआत में ही घबराकर पैनिक ना कर जाए। रेन उस दिन क्लास 1A द्वारा उनकी बेइज्जती किए जाने पर अपनी तरफ से गुस्सा दिखाने के लिए आउरी को थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन्होंने वगाई को वैसा ही जवाब क्यों नहीं दिया। आउरी के कुछ भी बोलने से पहले ही कुकू एक विशाल हथौड़ा समन करता है और कहता है कि उन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपनी सारी भड़ास और गालियां आज के इस खास दिन के लिए बचा कर रखी थी। बदला तो अब लिया जाएगा।
बजर बजता है और कुकू एक जोरदार धमाके के साथ मैच शुरू करने का फैसला करता है। वो अपने उस विशाल हथौड़े से कई छोटे छोटे हथौड़े बनाता है और क्लास 1A पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वगाई बस एक शातिर स्माइल देता है और सिचुएशन को संभालने ही वाला होता है कि तभी ऐश अपना फोन निकालता है और पंखों वाली अपनी एक विशाल बर्फ की मूर्ति क्रिएट कर देता है, मानो उसके अंदर का आर्टिस्ट जाग उठा हो। वो मूर्ति कुकू के अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन इस प्रोसेस में उस बेवकूफ ने अपनी टोटल बैटरी का 50% खर्च कर दिया। कुकू और बाकी लोग दूर से ये तमाशा देख ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि एक भयानक हवाई हमला सीधा उनकी तरफ आ रहा है। वे तुरंत ईमो के कान बंद कर देते हैं ताकि वो ढंग से फोकस कर सके, और ईमो पलक झपकते ही उस वार से बचाने के लिए उन सब के चारों ओर एक तगड़ा सुरक्षा घेरा बना लेता है। कुकू आउरी को बताता है कि वगाई क्लास 1A का सबसे पावरफुल मेंबर है और उसके पास एक ऐसी खतरनाक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो हवा में वार करके किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। वो कई हाई लेवल मिशंस पर भी जा चुका है और मिड लेवल स्पिरिट्स को तो अकेले ठिकाने लगा चुका है। वो अपनी पूरी टीम को वार्न करता है कि अगर उनका सामना इस जीनियस स्टूडेंट से आमने सामने की फाइट में होता है तो वे तुरंत वहां से भाग जाए। दुश्मन टीम अलग अलग गुटों में बंटकर क्लास 1B की तलाश शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। हालांकि वगाई लकी साबित होता है क्योंकि उसे हाजी में एक दुकान में कार्डबोर्ड के डिब्बों के बीच छिपी हुई मिलती है। वो उनमें से एक पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे वो धीरे धीरे लुढ़कते हुए गलियों में आ जाती है। वो उस डिब्बे को चीर देता है, ये सोचकर कि उसने उनमें से एक का गेम ओवर कर दिया है, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो तो सिर्फ एक गुड़िया थी, असली हाजिमे नहीं। हाजिमे अपनी असली छिपने की जगह से हंसती है, ये जानते हुए कि उन्होंने वगाई को ठीक वहीं फंसा लिया है जहां वे उसे फंसाना चाहते थे। असल में कुकू को वगाई की स्ट्रैटेजी का पहले से ही अंदाजा था और उसने डिसाइड किया था कि वे सब एक साथ उस पर टूट पड़ने से पहले उसे खुले में लेकर आएंगे। वगाई को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके साथ गेम खेला गया है, क्योंकि कुकू और यूरू अचानक वहां प्रकट हो जाते हैं। यूरू अपने चिपचिपे गू से उसके पैर बांध देती है, जबकि कुकू उस पर जोरदार हमला करने की कोशिश करता है। वगाई कुकू के हथौड़े को ब्लॉक करने के साथ साथ आउरी के मुक्के को भी रोकता है, यहां तक कि वो यूरू के गू अटैक से भी बड़ी फुर्ती से बच निकलता है और ताना मारते हुए कहता है कि ये कोई टीम वर्क नहीं बल्कि कुत्तों के झुंड की तरह एक साथ हमला करना है। वो दावा करता है कि ये कमजोरों की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है और एक खतरनाक पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन ईमो तुरंत अपने डिफेंस से उसके अटैक को रोक लेता है, जबकि कुकू एक बार फिर अपने हजारों हथौड़ों वाले अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार ये सिर्फ वगाई का ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि इससे यूरू को वगाई पर हमला करने और उसके दोनों हाथों को अपने चिपचिपे गू से पूरी तरह से बांधने का मौका मिल जाता है। वगाई को एहसास हो जाता है कि उसने उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती की है। तभी आउरी हवा में प्रकट होता है और वगाई के चेहरे पर एक जोरदार फ्लाइंग किक जड़ देता है। इसके बाद वे उसे चिपचिपे पदार्थ में बुरी तरह लपेट देते हैं, जबकि वो वहीं बेसुध पड़ा रहता है। क्लास 1B को लगता है कि फाइनली उन्होंने इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन उनके तो होश उड़ जाते हैं जब वगाई इस बात से बुरी तरह चिढ़ जाता है कि क्लास 1B उसे सिंगल वार करने में कैसे कामयाब हो गई। उसका ये चिड़चिड़ापन खूंखार गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी तलवार से उस चिपचिपे पदार्थ को बड़ी ही स्किल से काट डालता है, फिर अपनी म्यान से तलवार निकालकर एक ऐसा खौफनाक वार करता है जो अगर ईमो की डिफेंस वाल ना होती तो पूरी की पूरी क्लास 1B को एक ही झटके में मौत के घाट उतार देता। हाजिमे की गुड़िया का तो सिर धड़ से अलग ही हो जाता है, जबकि उनके पीछे बना पूरा का पूरा घर उस एक वार के इम्पैक्ट से चकनाचूर हो जाता है। वगाई गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने उनमें से किसी की भी जान ली तो उसे तुरंत टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वो ठंडे दिमाग से वादा करता है कि वो सिर्फ उनके अंग काटेगा। आउरी को सिचुएशन की सीरियसनेस का जरा भी अंदाजा नहीं था और वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ ईमो का तगड़ा डिफेंस है। लेकिन जल्द ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो दीवार टूट चुकी है, क्योंकि ईमो इतना ज्यादा डर गया है कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है, जबकि उनके सामने एक असली टर्मिनेटर खड़ा है जो उनकी बोटियां नोचने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। तो अगर ये बवाल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसके अगले धमाकेदार पार्ट में।